देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो आज हम लोग एक बार जो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो गया था उस पे ये जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं, ठीक है। और अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वाला चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि हम लोग का 1 मार्क का आएगा, हम लोग सेट ए और बी में ही कंसेंट्रेट करेंगे। तो पहले सेट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, इसको सॉल्व करके दिखाने का तो कुछ है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर जरूरत हो तो एक बार हम जैम बोर्ड भी ओपन कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता है सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन होगा हम लोग का, देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम Italian word statista, and statistics is derived from the French word statistic. None of this। कौन सा है? तुम लोग अपना कॉपी देखो, कॉपी देखने से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो कॉपी में देखो, मेरा लिखाया हुआ होगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मेरा जो भी जैम बोर्ड है वो तुम लोग को दिखाते हैं। देखो मैंने जो भी तुम लोग को लिखवाया है, इसीलिए लिखना जरूरी है। हम बार बार बोले हैं कि लिखना है तुम लोग को, ठीक है। अगर नहीं लिखे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोग अपना कॉपी देख के मुझे बताओ। ये रहा, मुझे पहला वाला जैम बोर्ड मिल गया। बताओ यहाँ से कि स्टैटिस्टिक्स का ये देखो, इटालियन स्टेटस, सॉरी लैटिन स्टेटस, इटालियन स्टैटिस्टा, जर्मन स्टैटिस्टिक्स, और STATISTIC है, और फ्रेंच स्टैटिस्टिक QUE है। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा फिर? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा? क्योंकि ये सारा चीज ना तुम लोग को मैम सी। सी, ठीक है, सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि सी हम लोग का फॉल्स है। ये वाला, ये TIK नहीं है, ये TIQUE है आई थिंक, ठीक है, TIQUE देखो मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अच्छा, सेट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने दो टर्म में डिफाइन किया था, एक प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस, ठीक है। प्लूरल मतलब एनी डेटा, और सिंगुलर मतलब प्रोसेस एंड सब्जेक्ट, मतलब डेटा का कलेक्शन, उस डेटा को प्रोसेस करना और इस चीज को पढ़ना, जिसको प्रोसेस एंड सब्जेक्ट बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और प्लूरल सेंस मतलब एनी कलेक्शन ऑफ डेटा। तो पॉइंट क्वेश्चन 2, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अगर न्यूमेरिकल डेटा के टर्म में डिफाइन करना चाहेंगे तो वो कौन सा सेंस कहलाएगा? सिंगुलर, प्लूरल, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी? बताओ, बोलो। मैंने बता भी दिया कहाँ से बोलना है, कैसे बोलना है। अगर तुम लोग नहीं लिखे हो तो फिर गड़बड़ होगा, ये हम बता रहे हैं। बोलो कौन सा आंसर होगा? अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल मतलब वैल्यूज होते हैं ना, 1 2 3 4। न्यूमेरिकल डेटा अगर होगा तो वो कौन सा सेंस होगा? बोलो, अगर डेटा का बात होगा तो कौन सा सेंस होगा? ये तो प्रोसेस और सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या? प्लूरल मैम। प्लूरल, बी होगा, प्लूरल सेंस होगा, ठीक है। अच्छा, फिर 3 बताओ, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन। स्टैटिस्टिक्स हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, ऑल दिस। मैम कौन ऑल सा? ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। ऑल 3 दिस का, मैम। हाँ ऑल दिस, 3 का डी हो जाएगा। फिर बोला है स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव। सी में बोला है ए और बी, डी में बोला है बोथ ए एंड डी। बताओ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क क्या था? क्वालिटेटिव का मतलब है जैसे किसी का नेशनलिटी, किसी का जो है जेंडर, ये मैम क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव। दोनों होगा, स्टैटिस्टिक्स दोनों डेटा को लेके काम करता है ना। क्वांटिटेटिव को तो वो डायरेक्ट डिस्क्राइब कर सकता है, क्वालिटेटिव को हम लोग क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरा जो ये वाला याद है एग्जांपल, जो हम लोग सॉन्ग्स जो होता था, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रेडियो में सॉन्ग्स आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
1 2 3 4 टॉप 10 सॉन्ग्स, ठीक है। तो गाने को हम लोग उसका रैंकिंग दे सकते हैं, कोई सीरियल का, ये देखो कोई सीरियल का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका टीआरपी कैसे पता चलता है, उसको रैंकिंग दे के। तो स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों डेटा को डिस्क्राइब करता है, लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा में ट्रांसफर कर लेता है क्वालिटेटिव डेटा को। रुको, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम दिखा देते, तुम लोग अगर लिखे हो कॉपी में तो जरूर चेक करो, शायद ये पहले ही लिखाया हुआ है। यहाँ पर ये देखो, डेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कलेक्टेड टू डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा, दोनों तरह के डेटा को कलेक्ट करते हैं। बट क्वांटिटेटिव डेटा से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है, वो भी लिखवाया हुआ है। डेटा कैन ओनली बी यूज्ड, हाउएवर क्वांटिटेटिव इट नीड्स टू बी क्वांटिटेटिव। ये देखो क्वांटिटेटिव में क्या बोला है, डेटा कैन ओनली बी यूज्ड, हाउएवर क्वांटिटेटिव इट नीड्स टू बी, हाउएवर क्वालिटेटिव, सॉरी हम गलत पढ़ रहे हैं, मैंने क्वालिटेटिव ही लिखा है। अगर डेटा क्वालिटेटिव होता है तो हमें जरूरत पड़ेगा उसका क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करने का, ये इसका एक लिमिटेशन था, है ना। तो इसमें इसके बाद बताओ आंसर क्या होगा, दोनों ही होगा, तो सी, मैम बोथ ए एंड बी। हाँ मतलब डी होगा, और नहीं होगा, ठीक है, एंड होगा। 4 का क्या हो जाएगा, एंड, ठीक है, बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। तो हम दिखा दे रहे हैं कहाँ कहाँ मैंने लिखवाया है सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब कुछ पॉइंट हो सकता है नहीं भी लिखवाया हो, तो यहाँ से अभी चेक कर लेंगे, जो भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे। फिर बोल रहा है, एन एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, ऑल ऑफ दिस। एट्रीब्यूट क्या था, याद करो, ये देखो मैम 8 है। ए होगा। अच्छा, ए में क्या दे रखा, हाँ क्वालिटेटिव। एट्रीब्यूट क्या होता है, एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये देखो अभी अभी मैंने देखा, ये देखो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि नेशनलिटी ऑफ पर्सन, ये सब, ठीक है। तो इसका मतलब फिफ्थ का आंसर क्या होना चाहिए, फिफ्थ का ए होगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन, अगर किसी पर्सन का हम लोग एनुअल इनकम बता रहे हैं तो वो क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, बोथ बी और सी। डी ऑप्शन बोला है, बी और सी। इनकम मतलब क्या, जिसको हम लोग क्वांटिटी में बता सकते हैं, तो एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक ऑप्शन गायब कर दिया मैंने, बाकी बचा तीन, तीनों में से हमारा कोई भी एक ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल में फर्क क्या था, वेरिएबल दो तरह का होता था, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब जैसे मान लो 5 से लेके 10 के अंदर अगर कोई भी वैल्यू एज्यूम्ड हो सकता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। लेकिन 5 से लेके 10 के अंदर अगर 5 6 7 8 9 और 10 यही एज्यूम होगा, या फिर काउंटेबली फाइनाइट एज्यूम होगा, तभी जाके वो होता है हम लोगों का ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। और ये हो गया कंटिन्यूअस, जैसे मान लो 5.999 भी आ जाएगा, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, सॉरी कंटिन्यूअस वेरिएबल, जहां पर कोई भी वैल्यू एज्यूम हो सकता है। इधर वाला कंटिन्यूअस था, ठीक है, 5.99। अब मुझे बताओ, किसी का एनुअल इनकम क्या कुछ भी हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, उसके हिसाब से बताओ क्या होगा। मैम बी। बी होगा, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, क्योंकि किसी का एनुअल इनकम पर्टिकुलर कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, एनुअल इनकम कुछ भी थोड़ी ना होगा, ठीक है। एनुअल इनकम अगर चेंज भी होता है तो उसका एक रूल्स होता है, फाइनाइटली वो चेंज होगा। जैसे मान लो जब कोई जॉब में जाता है तो उसका एक ग्रेडेशन होता है, ठीक है, कि उसने 15,000 के स्केल में मतलब अपने आप को ज्वाइनिंग किया है, या 16,000 के स्केल में। फिर उसके बाद क्या होता है ना, वहां ही बता दिया जाता है कि एक साल में आपका कितना बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ सकता है, ठीक है, वैल्यू में बढ़ सकता है। तो वो मतलब चेंजेबल है, ऐसा नहीं कि चेंजेबल नहीं है, चेंजेबल है, लेकिन काउंटेबली फाइनाइट है। जिसको समझाने के लिए मैंने एक काफी बड़ा एग्जांपल लिया था, कहाँ चला गया मेरा वो मार्क्स वाला, जो हम लोग यहाँ पर देखते, रुको, मार्क्स का, ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना, ये देखो वेट क्या हो सकता है, 60 से लेके 65 वेट में डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल मैंने पहले समझाया था कि इंटीजर ही होता है, पहले ऐसे ही समझना पड़ेगा हम लोग को। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि इंटीजर के साथ साथ ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लेकिन वो काउंटेबली फाइनाइट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया था कि यही कुछ पर्टिकुलर नंबर होंगे जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से किसी एक स्टूडेंट को आउट
आउट ऑफ 10 मिल सकता है, कुछ भी नंबर नहीं मिल सकता, यही सब मिलेगा, इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये वाला थोड़ा याद आ रहा है तो ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, मार्क्स का बताओ, कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स, ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था, कोई भी स्टूडेंट को, मान लो मैंने 10 मार्क्स का एग्जाम लिया, ठीक है, तो 10 में एक स्टूडेंट को क्या मिल सकता है, क्या कुछ भी मिल सकता है, 0 से लेके 10 के अंदर कुछ भी मिल सकता है, या फिर काउंटेबली फाइनाइट मिलेगा, मतलब कुछ भी, यानी ऐसा थोड़ी ना मिलेगा किसी को ऐसा मिल गया 0.9999 ऐसा तो नहीं मिल सकता है, या फिर मान लो 1.9999 ऐसा भी नहीं मिल सकता है, 2.36 ऐसा भी नहीं मिल सकता है। फ्रैक्शन में जरूर नंबर मिल सकता है, किसी को मान लो मिला 2.5 मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कैसा नंबर आएगा, इस तरह का नंबर आएगा, मतलब 0.5 के मल्टीपल में आ सकता है, लेकिन कुछ और थोड़ी ना आता है। कभी टीचर ऐसा मार्क्स दे सकता है कि कोई अगर थोड़ा अच्छा लिखा 1 दे दिया, हाफ दे दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी देता है कोई कि 0.25 0.26 ऐसा मार्क्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, या तो 1 दे दो, या तो आधा दे दो, या तो 0 दे दो, ठीक है, लेकिन इससे अलग नहीं होता है। और अगर हम लोग का मान लो माइनस वाला मैटर है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, इन दैट केस हम लोग का देखो 0.25 के मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से यही नंबर आ सकता है। अगर 4 गलत होने पे, एक गलत होने पे 0.25, यानी कि 4 गलत होने पे 1 मार्क कटेगा, ठीक है, या फिर कुछ और बेसिस, तो वहां पर भी ना एक पर्टिकुलर बेसिस पे ही नंबर आएगा। जैसे 9.75 आ सकता है, 9.66 नहीं आ सकता है, अगर ये पैटर्न चल रहा है, तो एक पैटर्न में काउंटेबली फाइनाइट होगा। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ही तो यही था कि ये क्या है, ये है फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट मतलब जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स, इसमें तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, एक टीम में 10 प्लेयर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, काउंटेबली फाइनाइट। और काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर आ सकता है, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट का ये मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने 10 नंबर का एग्जाम लिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 ही मिलेगा, ऐसे नंबर्स भी मिल सकते हैं अगर ये चीज बन रहा है तो, ठीक है। लेकिन काउंटेबल इनफाइनाइट, जैसे कि मैंने बोला, ये एग्जांपल देख सकते हो, किसी को 8.4 नहीं मिलेगा, ठीक है, 8.5 मिल सकता है, बट 8.4 नहीं मिलेगा, यही चीज मैंने समझाया था। चलो, मैंने एक बार फिर से बता दिया। अब मुझे बोलो कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, ठीक है, डिस्क्रीट होगा या तो कंटिन्यूअस या तो नन ऑफ दिस, बोलो क्या होगा सेवेंथ का, डिस्क्रीट वेरिएबल मैम। फिर डिस्क्रीट होगा, ठीक है। अच्छा, नेशनलिटी क्या होगा, ये आसान है, नेशनलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ठीक है। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, हैबिट बता रहा है ना, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ये एक आदत हो गया ना, हैबिट, ठीक है। तो एज ऑफ ए पर्सन, किसी का एज, ये बताओ क्या होगा, एज है तो एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, ये कंफर्म है, लेकिन सोच के बताओ, डिस्क्रीट वेरिएबल की कंटिन्यूअस वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल नहीं बोल सकते, या तो वो डिस्क्रीट होगा या तो कंटिन्यूअस होगा, बोलो। एज, किसी एक पर्सन का एज क्या हो सकता है, डिस्क्रीट वेरिएबल। सोच के बताओ थोड़ा सा, एज क्या हो सकता है। अगर मान लो मैंने बोला कि 50 से लेके 70 के अंदर एज, तो 50 से लेके 70 के अंदर हम लोग का क्या क्या एज आ सकता है, क्या ये कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं होगा, एक बार सोच के देखो। क्या किसी का एज 50 ईयर 6 मंथ हो गया, किसी का एज 50 ईयर 2 मंथ हो गया, किसी का 60 ईयर 2 मंथ हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तो इसीलिए कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा ना। देखो, बाकी जो एग्जाम्पल था ना, उसमें मैंने ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं बोला था, ये कंटिन्यूअस होगा क्योंकि एज हमारा कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है एक रेंज में, जैसे वेट एज्यूम कर सकता है, लेकिन जो एज्यूम नहीं कर पाएगा वही हम लोग का क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। जैसे मैंने मार्क्स का क्यों बोला, मार्क्स का मैंने पूरा यहाँ पर क्लियरली समझाया था। देखो, मार्क्स का क्या हो सकता है, अगर हम लोग का 0.25 करके डिडक्ट भी होता है ना, तो मैक्स टू मैक्स लोगों का गलती, मैंने एक गलती दो गलती ऐसे करके सारी गलतियों को यहाँ पर दिखाया था कि ऐसे मार्क्स आ सकते हैं, 7.5 आ सकता है, 7.6 नहीं आ सकता, 7.4 नहीं आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मार्क्स के केस में अगर देखो, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, 0 से लेके 10 के अंदर हम लोग यहाँ पर
4 ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा आ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स का एक पैटर्न होता है, या तो वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा तब भी उसका एक पैटर्न जनरेट होगा, अगर वो नेगेटिव मार्किंग के साथ नहीं है तो भी उसका एक पैटर्न जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, अच्छा अब तुम लोग सोचोगे कि इनकम क्या हमारा अलग अलग नहीं हो सकता है, किसी का इनकम कुछ भी हो सकता है, किसी का इनकम 10,100 रुपए, किसी का 10,120 रुपए, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन एनुअल इनकम जब कोई पर्सन अपना बताएगा तो ऐसा थोड़ी बोल सकता है मेरा 10,000 से लेके 20,000 के अंदर कोई भी मेरा एनुअल इनकम है, उनको एक फिक्स्ड ही बताना पड़ता है, और रेंज भी फिक्स्ड ही बढ़ता है, इसी वजह से इसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोला था मैंने, ठीक है। और ये वाला हम लोग का क्यों कंटिन्यूअस वेरिएबल होना चाहिए एज, क्योंकि एज जो है कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, ये इम्पॉसिबल मैटर नहीं है कि किसी का एज का जो है रेंज, अगर मान लो मैंने बोल दिया 10 से लेके 25 साल के अंदर एज वाले कौन कौन से पर्सन है, ठीक है, तो उस केस में एज जो है कुछ भी यहाँ से वैल्यू एज्यूम कर सकता है, 10 के बाद 11 भी एज्यूम कर सकता है, इसके अंदर कुछ भी एज्यूम कर सकता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि जो है एनुअल इनकम का बात, तो 10,000 से लेके 25,000 के अंदर एनुअल इनकम कुछ भी नहीं हो सकता। एनुअल इनकम मतलब पूरे साल भर का एक इनकम हमें बताना है, ठीक है, पूरे साल भर का, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता है। एनुअल इनकम जो है वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, इसी वजह से उसे हम लोग चेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें देना चाहिए एज जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, ठीक है, एज वेट ये सब कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। अच्छा अब देखो, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट से रिलीजियन का डेटा कलेक्ट हुआ, ये कैसा कलेक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी सैंपल या फिर डी, कौन सा होगा, बोलो। डेटा कलेक्ट मैम हुआ है, सेकेंडरी। सेकेंडरी होगा, क्यों, प्राइमरी मतलब जब फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, सेकेंडरी मतलब कलेक्टेड डेटा से कलेक्ट हो रहा है, तो सेंसस रिपोर्ट में डेटा कलेक्टेड था, वहां से फिर से डेटा कलेक्ट हुआ, इसीलिए सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 का देखो, the data collected on height of a group of students after recording their heights with a measuring tape, measuring tape से सबका हाइट चेक किया गया, फिर उसको रिकॉर्ड किया गया, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी डिस्क्रीट, डेटा। प्राइमरी डेटा, ठीक है, डेटा होता है डिस्क्रीट या वेरिएबल, डिस्क्रीट जो है, और ये कंटिन्यूअस जो है ये वेरिएबल होता है, ये डेटा नहीं होता है, पहला बात है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम हम लोग देख के कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्राइमरी डेटा हो जाएगा 12 वाला। 13 का देखो, द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, ऑल ऑफ दिस, बताओ, एक बार चेक कर लो कॉपी में, देखो प्राइमरी डेटा में क्या क्या मेथड मैंने लिखवाया था, ये देखो प्राइमरी डेटा में कौन कौन सा मेथड था, हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, इंटरव्यू मेथड था, और क्या था, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, और यहाँ पर मेल्ड क्वेश्चनियर, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू मैम। यहाँ पर पूछा है प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय, पर्सनल इंटरव्यू को तो ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, मेथड का नाम दे दिया है ना, इंटरव्यू मेथड के अंदर एक मेथड है पर्सनल इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू मेथड के अंडर एक मेथड है पर्सनल इंटरव्यू, लेकिन मेन हम लोग का क्या क्या मेथड है, 1 इंटरव्यू मेथड, ठीक है, 2 मेल्ड क्वेश्चनियर, 3 ऑब्जर्वेशन, 4 जो है क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर, ये 4 मेथड है, ठीक है। ये हो गया 4 मेथड, जिसमें पहले मेथड के अंदर पर्सनल इंटरव्यू है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू है, टेलीफोन इंटरव्यू है। हम लोग को पूछा है प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट हो सकता है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट का मेथड, तो इसमें अब बताओ क्या होगा, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, ऑल ऑफ दिस, कौन सा होगा, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, कॉपी में देखो ना, कॉपी में तो लिखा हुआ होगा। प्राइमरी डेटा का क्या क्या मेथड है, प्राइमरी डेटा का तो यहाँ पर 4 मेथड है, इंटरव्यू मेथड जिसके अंडर 3 मेथड है ना, ये देखो प्राइमरी डेटा का हम लोग का 4 मेथड है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक हो गया इंटरव्यू मेथड, ठीक है, और क्या हो जाएगा, इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनियर, और क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, ये देखो इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, और
यहाँ पर क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर, ये एक्चुअली कोई मेथड नहीं है, ये इन्यूमरेटर का बात बोला गया था। चलो ये मेन 3 मेथड है। अब इंटरव्यू के अंदर था 3, एक था पर्सनल इंटरव्यू, एक था इनडायरेक्ट इंटरव्यू, एक था टेलीफोन इंटरव्यू। ठीक है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। हम लोग को पूछा है प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय, प्राइमरी डेटा कितने तरह से कलेक्ट हो सकता है? मैम ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस होगा ना। एक ऑब्जर्वेशन मेथड भी था, अच्छा ये रहा, मैंने लिखा था ऑब्जर्वेशन मेथड, ये हो गया, ऑल ऑफ दिस होगा। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, क्वेश्चन को समझ लो कि क्विकेस्ट कौन सा होगा। ये देखो ये सब मेथड हम लोगों ने लिख रखा था, सबसे जल्दी किस में होता है? पर्सनल इंटरव्यू नहीं, क्विकेस्ट मेथड मतलब जल्दी किस में होगा? फिर से सोचो एक बार, पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोन या बाय ऑब्जर्वेशन? क्विकेस्ट कौन सा था? मैंने पूरा पैरामीटर करके लिखवाया था, अभी देखो मत, अभी सोच के बताओ जल्दी कैसे होगा। हम लोग जा जाके लोगों से पूछेंगे तो वो पर्सनल इंटरव्यू हो गया, किसी और के बारे में किसी और को पूछेंगे तो वो इनडायरेक्ट इंटरव्यू हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट टेलीफोन के थ्रू से पूछेंगे तो वो हो जाएगा हम लोगों का टेलीफोन के थ्रू से इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन मतलब देख देख के खुद से जांच पड़ताल करके आंसर देना है, मतलब कलेक्ट करना है डेटा को। तो जल्दी किस में होगा? बोलो मैम जल्दी। टेलीफोन इंटरव्यू। हाँ टेलीफोन इंटरव्यू, ये देखो लिखा हुआ था, ये देखो टेलीफोन इंटरव्यू, ये रहा। पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोन। टेलीफोन में एक्यूरेसी कम होगा, कवरेज सबसे ज्यादा होगा, हाई, और नॉन रेस्पॉन्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने टेलीफोन उठाया ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्विकेस्ट वाला टेलीफोन इंटरव्यू। ठीक है, फिर बोल रहा है बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, मतलब अगर भूकंप आ गया है या फिर फ्लड वगैरह हो गया है, नेचुरल कैलामिटी होने पे सबसे बेस्ट डेटा कैसे कलेक्ट हो सकता है? सोचो, टीवी में रिपोर्ट होता है ना, जब कभी तूफान, आंधी तूफान हो जाता है या फिर भूकंप वगैरह आ जाता है, तो रिपोर्टर लोग जाके कैसे इंटरव्यू करते हैं? वही वाला होना चाहिए। बोलो कौन सा होगा? मैम पर्सनल इंटरव्यू। हाँ, 15th का ए हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू। तब रिपोर्टर लोग जाके पर्सनली पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, ये पर्सनल इंटरव्यू। देखो ये भी मैंने लिखवाया था, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखवाया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ना आ जाता है, पर्सनल इंटरव्यू करके पूछा जाता है। ये देखो इन पर्सनल, डायरेक्ट फ्रॉम रेस्पोंडेंट, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी, डोर टू डोर सर्वे करके ये सब होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो 16th नंबर, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, अगर रेल एक्सीडेंट होता है, द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज, सबसे एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा हो जाएगा? पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट, या ऑल ऑफ दिस? सोचो, अगर रेल एक्सीडेंट हुआ है, जिनका हुआ है उनसे नहीं पूछ सकते, क्यों? उनको चोट वोट लगा होगा ना, उनको कैसे जाके पूछेंगे? हॉस्पिटल वगैरह में उतना मैम जल्दी इनडायरेक्ट इंटरव्यू। मैम इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इंटरव्यू। हाँ हाँ, जिन्होंने वो एक्सीडेंट अपने आंखों से देखा है ना, तुम लोग देखो ना, जो न्यूज वगैरह आता है तो वहां पर आसपास के लोगों से पूछा जाता है ना कि क्या हुआ था, तो फिर वो बताते हैं कि इस तरह से इतने बजे ये ट्रेन जा रही थी, ऐसा हुआ, या फिर बस जो भी हो। तो 16th का सी हो जाएगा, ये भी ना लिखवाया हुआ है, देखो। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये सब पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये देखो रेल एक्सीडेंट मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। 17 का देखो, विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स वाइडेस्ट एरिया, मतलब ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट करने से? टेलीफोन, मेल मेल। क्वेश्चन मेथड। हाँ, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड से क्या होगा, हम लोग ज्यादा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। मतलब मेल क्वेश्चनियर में क्या होता है, एक पूरा प्रोफोर्मा बना के हम लोग मेल कर देते हैं। मेल का मतलब हम लोग का यहाँ पर क्या था, मेल का मतलब था पोस्टल भी हो सकता है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मेल का बात नहीं है, बाई पोस्ट भी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट वेल ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं। नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास पहुंचा, हो सकता है लोगों ने आंसर नहीं दिया, लेकिन हम लोग ये काफी लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर टेलीफोन से कितने लोगों को फोन कर लेंगे, ठीक है, टेलीफोन से फोन तो हम लोग एक टाइम पे भी कर सकते हैं ना, जैसे मान लो किसी को सुबह सुबह फोन नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ड्राफ्ट वगैरह कर दिए, जब उनके वहां पर बाई पोस्ट पहुंचेगा, या फिर ईमेल करना है तो रात को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अनएथिकल नहीं लगता है। लेकिन किसी को सुबह सुबह अनजान लोगों को थोड़ी ना फोन कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो एक टाइम पे होता है, जबकि मेल्ड हम लोग कभी भी कर सकते हैं। 18th का देखो, द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉन्सिव कौन सा होता है? मेल्ड क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑफ दिस? मैम ए।
ए मेल्ड क्वेश्चनियर, ठीक है, ये नॉन रिस्पॉन्स होगा। इंटरव्यू करेंगे तो नॉन रिस्पॉन्स नहीं होगा, हो सकता है अवॉइड करें हमें, लेकिन हम लोग अगर पहुंच जाते हैं किसी के पास इंटरव्यू करने के लिए तो उनको कुछ ना कुछ तो हमें आंसर देना ही पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन में तो हम लोग जाते हैं, जाके एक एक जन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन किसी का हाइट का हो सकता है, वेट का हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो ये हो जाएगा 18 का ए। 19 सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एंड प्राइमरी, प्राइवेट एंड प्राइमरी गवर्नमेंट सोर्सेस। बताओ कौन सा आंसर होगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया ना, गलत सलत आंसर के साथ कंबाइन कर दिया है। जैसे ये देखो, यहाँ पर मैंने बताया था सेकेंडरी डेटा इंटरनेशनल सोर्सेस होता है, गवर्नमेंट सोर्सेस होता है, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट होता है, ठीक है, और रिसर्च रिपोर्ट वगैरह होता है। अब यहाँ से तुम लोग बताओ कौन सा होगा। पहले देखो, प्राइमरी सोर्स बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है, प्राइमरी सोर्स बोल के कुछ नहीं होता है, इस वजह से ये दो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, इंटरनेशनल सोर्स होता है, प्राइवेट सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स नहीं होता है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है जो कि एक मेथड होता है। तो ये देखो, ये नाम जो है यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। अब ये हो गया इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, यहाँ पर हो गया गवर्नमेंट सोर्सेज। तो कौन सा होना चाहिए? मैम ए होगा, दोनों ही कवर होगा ना। ये ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन जब मुझे इंटरनेशनल एंड ये दे रहा है गवर्नमेंट सोर्स, तो मुझे ये वाला ऑप्शन पे टिक करना चाहिए जहां पर दोनों चीज कवर हो रहा है। ये गलत ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर मुझे और एक नाम दिया हुआ है जो कि सही है, तो मुझे यही वाला लिखना चाहिए। तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं 20। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कलेक्टेड डेटा। डेटा जो कलेक्ट किया उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं, कैन बी चेक। कैसे चेक कर सकते हैं? इंटरनल डेटा आर गिवन, एक्सटर्नल डेटा आर गिवन, 2 और मोर सीरीज आर गिवन, ए नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल याद दिलाते हैं। जैसे मैंने बोला था, अगर कोई बोलेगा कि मैंने वैक्सीन लिया है, ठीक है, आजकल जैसे मान लो लिखा हुआ रहता है ना लोगों का, जो है कहीं पर भी काम वगैरह करते कोई भी इम्प्लॉय, या फिर मान लो कभी भी खाना भी ऑर्डर करते हो, अगर करते हो तो ठीक है, तो देखोगे कि कोई डिलीवरी देने के लिए आ रहा है तो लिखा हुआ रहता है वैक्सीनेटेड है, कोई भी काम से। या फिर मान लो कभी कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा है तो भी लिखा हुआ रहता है जो पर्सन ब्लड टेस्ट करेंगे वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं, तो वैक्सीनेटेड है कि नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपने वैक्सीन लिया है, मान लो ऑप्शन है वहां पर कि कौन सा वाला लिया है, ठीक है, कोवैक्सीन लिया है और क्या क्या नाम था ना, ये सब लिया है कि नहीं लिया। अगर आप बोल रहे हो आपने वैक्सीन लिया है तो नाम भी बताओ कौन सा वैक्सीन लिया है, कौन से डेट पे लिया आपका वैक्सीन लेने का जो मतलब प्रूफ है वो भी तो होना चाहिए। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो प्रूफ होना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं हाँ वैक्सीनेटेड हो कि नहीं हो। यस हो तो फिर उसके अगेंस्ट में प्रूफ दिखाओ, नो हो तो ठीक है मानते हैं कि नहीं लिया। तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग एक कोई भी चीज बता रहे तो उसको प्रूव करने के लिए उसका कंसिस्टेंसी मतलब लगातार जो है चेकिंग भी तो होगा ना। तो वही चीज बोल रहा है कि हम लोग इंटरनल कंसिस्टेंसी डेटा का कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। internal data are given, external data are given, 2 or more series are given, a number of related series are given। कैसे करके चेक करेंगे बताओ? मैम सी। सी, 2 और मोर सीरीज, या फिर ये नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज गिवन होना चाहिए। देखो, नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज गिवन होना चाहिए। जैसे हम दिखाते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखवाए थे एक बार, ये देखो ऑब्जर्वेशन नहीं, यहाँ पर इंटरनल सोर्सेज इन्यूमरेटर पर्सन्स आर डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ, एक मिनट, यहाँ पर होगा इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक। ये देखो इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक व्हेन वन और मोर सीरीज ऑफ रिलेटेड डेटा आर गिवन चेक टू ईच अदर, ठीक है। रिलेटेड डेटा होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलेंगे कि हाँ मैंने 10 पास किया है, सोचो मैंने बोला कि मैंने 10th पास किया है, तो फिर कितना परसेंटेज मिला, ठीक है, या फिर कौन से बोर्ड से किया है, ये सब इंटरनल डेटा है, हम झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि मैंने 10th पास किया है तो कौन से बोर्ड से किया है, ठीक है, या कौन से स्कूल, स्कूल से ही बड़ा बोर्ड का होता है, स्कूल का नाम तो होता नहीं है बोर्ड, ठीक है, कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है, आपका क्या परसेंटेज और मार्क्स है। मतलब इंटरनल डेटा को कलेक्ट कैसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब क्या हम लोग एक तो बोल रहे हैं मैंने 10th पास किया है और जब मुझे पूछा जा रहा है कौन से बोर्ड से, हम बता नहीं पा रहे, तो इसका मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे बातों में। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड, कैसे चेक कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज गिवन है, ठीक है, मतलब उसको चेक करने के लिए उससे रिलेटेड डेटा गिवन है, तभी मेरा बात प्रूव होगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए।
अच्छा, अब देखो, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, डेटा एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है, ये हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? इंटरनल चेकिंग, एक्सटर्नल चेकिंग या फिर स्क्रूटिनी। ये देखो यहाँ पर लिखवाया हुआ था, स्क्रूटिनी, चेकिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। जैसे कभी कभी तुम लोग बोलते हो ना कि हमें अपना पेपर स्क्रूटिनी में डालना है, मतलब चेक करवाना है कि मुझे जो मार्क्स मिला है वो सही मिला है कि नहीं, मतलब एक्यूरेट हुआ है कि नहीं, कंसिस्टेंट हुआ है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं स्क्रूटिनी। ठीक है, तो 21 का आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, ये बता सकते हो तुम लोग, पहला वाला भी बता सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रीड कर लोगे तो याद हो जाएगा। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका है? मोड मतलब किस तरह से कर सकते हैं? टेक्सचुअल मतलब लिख के, टैब्यूलेशन मतलब टेबल फॉर्मेट में, डायग्रामेटिक यानी कि जैसे ये हिस्टोग्राम हो गया, ये डायग्राम हो जाता है। ठीक है, और भी ऐसे डायग्राम हो सकते हैं। टैब्यूलर, पाई चार्ट भी हो सकता है। टैब्यूलर इंटरनल एक्सटर्नल, टैब्यूलर टेक्सचुअल, टैब्यूलर इंटरनल, टैब्यूलर टेक्सचुअल एक्सटर्नल, कौन सा होगा? मैम ए। प्रेजेंट ए। ठीक है, टेक्सचुअल, टैब्यूलेशन और डायग्रामेटिक। यहाँ पर टैब्यूलर ठीक था, लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल कोई प्रेजेंटेशन का फॉर्म नहीं है। ठीक है, टेक्सचुअल, टैब्यूलर, इंटरनल, फिर इसके वजह से ये गलत होगा, और यहाँ पर टैब्यूलर, ये एक्सटर्नल। ठीक है, इसीलिए ये वाला सही आंसर है। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बेस्ट मेथड कौन से को बोला जाता है? बोलो, मैंने बोला था जब मैंने लिखवाया था ना, टेक्सचुअल, टैब्यूलेशन, डायग्रामेटिक, ये सब तो मेथड हो गया, मोड हो गया। मुझे बताओ बेस्ट मेथड कौन सा है? टेक्सचुअल, टैब्यूलर, डायग्रामेटिक एंड बी एंड सी, कौन सा होगा? देखो, टेक्सचुअल मोनोटोनस होता है ना, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे एक पैरा दिखाया था मैंने, इंडिया का एक सेंसस रिपोर्ट निकाल के एक पैरा दिखाया था। पैराग्राफ में पढ़ना पड़ेगा, अगर टेक्सचुअल होगा तो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टैब्यूलर मेथड में हम लोग सारी चीजों को लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये रहा, ये देखो टेक्सचुअल, टैब्यूलर, ये लिखवाया था। टेक्सचुअल में क्या होता है, टेक्स्ट को हमें पैरावाइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टैब्यूलर मेथड में क्या होगा, डेटा को हम लोग क्या कर सकेंगे, टैब्यूलर फॉर्मेट पे इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, और कंपेयर वगैरह भी कर सकते हैं। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम लोग का डायग्राम क्या क्या हो सकता था, पाई चार्ट वगैरह हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखवाया था, डायग्राम हम लोग का बहुत सारा हो सकता है, लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम। इसमें एक प्रॉब्लम था, क्या था, इसमें हम लोग जो है पूरे चीजों को, ये वैसे अच्छा मेथड है, ऐसा नहीं कि उसमें हिडन ट्रेंड को हम लोग ट्रेस भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डेटा नहीं मिलता है। डायग्रामेटिक जो फॉर्म होता है ना, हर जगह पे हमें एक्यूरेटली, कभी कभी क्या होता है, हम लोग स्मूथ लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं ना, अगर छोटा छोटा जो है चेंजेस होता है उसके लिए हम लोग स्मूथ लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। इसीलिए इसमें बेस्ट मेथड किसको माना जाता है, टैब्यूलर मेथड को। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लिखवाया हुआ होगा ये सब के अंदर, जब मैंने टेबल मेथड लिखवाया है। ये देखो, यूजुअली इजी इन कंपैरिजन, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, फिर बोला है टेबल इज मस्ट टू क्रिएट डायग्राम। हाँ, डायग्राम से भी ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि जब डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो टेबल बनाना ही पड़ेगा, टेबल नहीं बना के हम लोग डायग्राम नहीं बना सकते। तुम लोग इकोनॉमिक्स में देख सकते हो, जो डायग्राम बनता है उसके अगेंस्ट में एक टेबल रहता है, तो जब तक टेबल नहीं बनेगा तब तक डायग्राम नहीं बनेगा। इसीलिए बेस्ड मेथड टैबुलर मेथड होता है, टैबुलेशन मेथड होता है। टेक्सचुअल बेस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोनोटोनस होता है, इसे बार बार रीड करना पड़ता है तब जाके समझ में आता है, जबकि टेबल जो है इजीली देख के समझ में आता है। तो बेस्ट मेथड होता है टैबुलर मेथड। ठीक है, अच्छा फिर 24, एट्रैक्टिव कौन सा होगा? पहले तो हम लोगों ने बोला बेस्ट, अब बोलो एट्रैक्टिव कौन सा होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं, एट्रैक्टिव कौन सा होगा? टेबुलर, टेक्सचुअल, डायग्रामेटिक, डी, ए और बी, बोलो। एट्रैक्टिव मतलब जो ह्यूमन बीइंग को देख के अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब जो लोगों को देख के पढ़ने का मन हो। अगर किसी को एक पेपर, डायग्राम। डायग्रामेटिक, देखोगे ना कभी पेपर हाथ में आता है, ठीक है, जिनको पेपर पढ़ने का हैबिट है वो तो पढ़ लेंगे, चाहे वो कितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ हो। जैसे अगर बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन टेबल भी किसी को समझ में नहीं आ सकता, लेकिन डायग्राम देखने से ना वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, डायग्राम की देखे क्या चीज बना हुआ है। ठीक है, तो डायग्राम जो है ये सबसे अट्रैक्टिव होता है, ह्यूमन नेचर को अट्रैक्ट करता है। अच्छा फिर देखो
25 फॉर टेबुलेशन। कैप्शन क्या होता है? टेबुलेशन मतलब टेबल फॉर्मेट में कैप्शन क्या होता है हम दिखाते हैं। देखो मैंने लिखवाया था, यहाँ से तुम लोग देख के बता सकते हो। कैप्शन का मतलब होता है कॉलम। कॉलम ये होता है, याद है ना, ये ऐसे, ये जो है ये सभी कॉलम है, और ऐसे करके देखोगे तो ये सब होता है रो। ठीक है, चलो कॉलम और रो एक बार याद दिला दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, कैप्शन का मतलब है कॉलम प्लस सब कॉलम। ठीक है, कॉलम ये है और ये सब कॉलम है। कॉलम मेनली क्या है? कॉलम है पोटैटो, टोमेटो, टोटल। ठीक है, और सब कॉलम उसमें एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कॉलम और सब कॉलम ये सबको मिला के बोला जाता है कैप्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर हमें पूछा कैसे था कि टेबुलेशन में कैप्शन क्या हो जाएगा। अपर पार्ट ऑफ द टेबल, lower part of the table, main part of the table, the upper part of the table that describes the column and sub column। बोलो, अब तो याद आ गया होगा डेफिनेशन। फिर कौन सा होगा 25 का? बोलो 25 का क्या होगा? अपर पार्ट तो हो ही रहा है, डी। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द टेबल जो कॉलम और सब कॉलम को डिस्क्राइब करेगा। अच्छा, फिर देखो स्टब, स्टब ऑफ ए टेबल। स्टब क्या होगा? स्टब का मतलब क्या था? ये देखो, ये होता था स्टब। स्टब का मतलब क्या था? कॉलम दैट डिफाइंस रो। वो कॉलम जैसे ये वाला यूनिट, सेशन, ईयर 2017-18, 2018-19, ये जो कॉलम है जो रो को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये कॉलम जो रो को डिस्क्राइब कर रहा है। तो स्टब का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल। पहले ये देख लो, लेफ्ट पार्ट होगा कि राइट पार्ट होगा टेबल का, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो टेबल का कौन सा पार्ट हो गया? लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन हटा दो, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग कॉलम रो। बोलो कौन सा होगा? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो रो को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो कॉलम को डिस्क्राइब कर रहा है? अभी अभी मैंने देखो यहाँ पर डेफिनेशन दिखा है। स्टब का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉलम जो रो को डिफाइन करता है ना। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रो, यानी 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 27, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ ए टेबल इज नोन एज। अपर पार्ट को क्या बोला जाता है? कैप्शन। अच्छा 27 का हो जाएगा कैप्शन। नहीं, देखो कैप्शन का मतलब क्या होता है? कॉलम हेडिंग, है ना। कैप्शन का मतलब हम बता देते हैं, देखो कैप्शन का मतलब होता है कॉलम हेडिंग। एक बार लिखवा देते फिर से। स्टब का मतलब होता है रो हेडिंग, ऐसे लिख लो छोटा छोटा करके। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी का मतलब होता है न्यूमेरिकल, जहां पर हम लोग डेटा को लिखते हैं डिजिट में। ठीक है, बॉडी का मतलब होता है न्यूमेरिकल डिटेल्स, ऐसे लिख लो न्यूमेरिकल डिटेल्स। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ द टेबल क्या होगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपर पार्ट ऑफ द टेबल को क्या बोलते हैं? बॉक्स हेड मतलब एंटायर अपर पार्ट, कॉलम, सब कॉलम, यूनिट, मेजरमेंट, है ना। तो बॉक्स हेड का मतलब हो जाएगा ये वाला, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल नोन एज बॉक्स हेड। ठीक है, कैप्शन का मतलब कॉलम हेड होता है, स्टब का मतलब रो हेड होता है, बॉडी का मतलब जहां न्यूमेरिकल डिटेल्स में रहता है। तो अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज बॉक्स हेड होगा। ठीक है, और बॉक्स हेड का मतलब क्या हो जाएगा? ये देखो, बॉक्स हेड का मतलब हो जाएगा कॉलम प्लस सब कॉलम प्लस यूनिट, मेजरमेंट, मतलब ये वाला पोटैटो, और ये एक्स वाई टोटल, टोमेटो एक्स वाई टोटल, टोटल एक्स वाई टोटल। ठीक है, तो कॉलम सब कॉलम प्लस यूनिट मेजरमेंट मतलब ये वाला भी। ठीक है, ये मतलब पूरा अपर पार्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया बॉक्स सेट। अच्छा, फिर बोल रहा है यूनिट मेजरमेंट ऑफ द टेबुलेशन इज नोन एज। अभी अभी बताया, बोलो यूनिट मेजरमेंट मतलब कौन सा हो जाएगा? अभी लिखा था ना यहाँ पर मैंने, यूनिट मेजरमेंट कैसे पता चलता है? अभी लिखा था, बोलो। यहाँ से देख के बताओ, यूनिट मेजरमेंट कहाँ पर होगा? यूनिट कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सारे जगह पे ना। इसको क्या बोलेंगे? बॉक्स सेट तो नहीं बोलेंगे। बॉडी, कैप्शन, स्टब, बताओ। कैप्शन का मतलब तभी बोला मैंने, कॉलम हेडिंग। स्टब स्टब होगा, स्टब का मतलब रो हेडिंग, एक बार लिख ले, रो हेडिंग। कैप्शन का मतलब कॉलम हेडिंग, बॉडी का मतलब न्यूमेरिकल। ठीक है, अच्छा, तो और ये है हम लोगों का बॉक्स सेट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये कहाँ पर लिखा हुआ है बताओ?
बॉक्सेड बॉक्सेड, हाँ बॉक्सेड होगा। अभी अभी किया ना हम लोगों ने, सेम चीज किया। देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब क्या था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब ये वाला यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको मिला के ही तो हम लोग का बॉक्सेड हुआ था ना, कॉलम सब कॉलम यूनिट ऑफ मेजरमेंट बॉक्सेड। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा बॉक्सेड। 28 का आंसर भी बॉक्सेड होगा। अच्छा 29 इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज नोन एज। अच्छा, अगर हम लोग जो टेबुलेशन मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो भी डेटा को कलेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोग को दिखाया था कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, कुछ पोटैटो और टोमेटो का डिटेल्स जो है कलेक्ट करके लिखा है। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, इसको कहाँ लिखा जाता है, मैंने वो लिखवाया नहीं है। तुम लोग मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। सोर्स, जैसे तुम लोग कभी भी कोई टेबल वगैरह देखते हो, पेपर वगैरह में भी देख सकते हो, न्यूज़पेपर या कोई बुक वगैरह में कुछ टेबल चार्ट वगैरह बनाया हुआ है, तो ये कहाँ से लिया गया है उसके लिए ना सोर्स जो है नीचे लिखा हुआ रहता है कि ये डेटा यहाँ से कलेक्टेड है। फुटनोट में लिखा होता है। हाँ फुटनोट में लिखा हुआ रहता है, मैंने ये लिखवाया नहीं, हम भूल गए, ये फुटनोट में लिखवाया हुआ रहता है। जैसे ये डेटा प्राइस का, ये मैंने जहां से भी लिया है, अगर मुझे उस चीज को बताना है तो मुझे कहाँ पर बताना पड़ेगा, हम लोग बोलते हैं फुटनोट में बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फुटनोट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोर्सेस, कहाँ से कलेक्ट किए हैं ये डेटा। तो ये हो जाएगा 29 का ए। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं 30 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टेबुलेशन। अनट्रू मतलब फॉल्स है टेबुलेशन के लिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन, it facilitates comparison between row and not column, complicated data can be presented, diagrammatic representation of data requires tabulation। बोलो कौन सा फॉल्स है, अनट्रू का मतलब फॉल्स हो जाएगा ना, मैम तो बी। बी। ठीक है, यहाँ पर ये नॉट कॉलम से जो है फॉल्स हो जाता है। अगर ये नॉट नहीं होता ना तो सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं, क्योंकि टेबुलेशन हमें रो कॉलम को कंपेयर करने का फैसिलिटी देता है। अगर टेबुलेशन नहीं होगा तो डायग्राम नहीं बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को हम लोग इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलेशन फॉर्म में, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए टेबल फॉर्मेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे चीजों को कवर अप करता है, तभी तो ये बेस्ट मेथड कहलाता है। ये देखो वही वाला चीज मैंने यहाँ पर लिखवाया था। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार तो लिखवाया हुआ है, तुम लोग को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो 31 का, हिडन ट्रेंड अगर है तो वो कैसे नोटिस हो सकता है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में, टेबुलेशन में, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, या ऑल ऑफ दिस में। हिडन ट्रेंड कैसे पता चलेगा, देख के। हिडन ट्रेंड का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई शेयर ऐसे 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 करके चेंज हुआ है, उसका अप एंड डाउन बहुत छोटा छोटा जो है चेंजेस दिख रहा है। अगर हम लोग मान लो 10 साल 20 साल का चेक कर रहे हैं, हिडन ट्रेंड, ये अगर टेक्सचुअल में पढ़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि लिखा हुआ है पैराग्राफ के थ्रू से। ठीक है, तो हम लोगों को जैसे बोल दिया, पढ़ रहे हैं हम लोग 0.09 से ये 0.009 में चेंज हो गया, तो कितना हुआ ना, डायरेक्ट पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो टेक्सचुअल से तो नहीं होगा। टेबुलेशन में भी छोटे छोटे डिफरेंसेस हम लोग दिखाई या ना दिखाई वो तो डिपेंड कर रहा है ना। जैसे टेबुलेशन मेथड में क्या होगा, हमें डेटा जो कलेक्ट किया है वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबुलेशन में भी हिडन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन डायग्राम, अभी मैंने डायग्राम ही दिखाया ना, डायग्राम में हिडन ट्रेंड को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर वही लिखवाया है, ये देखो हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस। डायग्रामेटिक फॉर्मेट जो है छोटे छोटे चेंजेस को हमें दिखा देता है, जो कि टेक्सचुअल या फिर हमें टेबुलेशन फॉर्मेट से नहीं पता चलता है। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमें हिडन ट्रेंड बताता है। 32 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय डायग्राम, चार्ट, पिक्चर, ऑल ऑफ दिस, कौन सा होगा 32 का, बोलो। डायग्राम प्रेजेंटेशन मतलब क्या क्या होता है, डायग्राम बनाना, चार्ट बनाना, पिक्चर बनाना, या ऑल ऑफ दिस होगा। डायग्राम मतलब क्या क्या हो सकता है, ये देखो डायग्राम मतलब ऑल क्या ऑफ क्या, दिस। ऑल ऑफ दिस होगा ना। डायग्राम मतलब ये सब हो सकता है, लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम हो सकता है, चार्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, ये सभी डायग्राम होता है, ऑल ऑफ दिस होगा। 33 द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ द डेटा प्रेजेंटेशन, एक्यूरेट फॉर्मेट कौन सा है डेटा प्रेजेंट करने का, कौन सा लग रहा है, डायग्राम,
टेबुलेशन, टेक्सचुअल, नन ऑफ दिस। एक्यूरेट कौन सा? डायग्राम। नहीं, एक्यूरेट को हम एक्यूरेट और बेस्ड हमेशा टेबुलेशन मेथड को बोला जाएगा। एक्यूरेट और बेस्ड, मोस्ट एक्यूरेट यही वाला है टेबुलेशन, ठीक है। और डायग्राम का दो फीचर्स है, ठीक है। डायग्राम को क्या बोला जाता है? ये अट्रैक्टिव है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, अट्रैक्टिव है। और दूसरा जो है, और इसका और एक जो मोड, इसका और एक फीचर जो हो जाएगा, अट्रैक्टिव है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कौन सा देखा, वो वाला फीचर्स होगा हिडन ट्रेंड। हिडन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अट्रैक्टिव और हिडन ट्रेंड कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। टैबुलेशन को हमें बेस्ड इसीलिए बोलना चाहिए क्योंकि टैबुलेशन के बिना डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए ये बेस्ड है और ये एक्यूरेट है। और डायग्राम अट्रैक्टिव है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि लेमैन को भी समझ में आएगा। अगर किसी को कुछ समझ में ज्यादा भी नहीं आता है, कम से कम अप एंड डाउन देख के तो वो समझ ही जाएगा कि अप हुआ है, ये डाउन हुआ है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इनको समझ में आता है डायग्राम क्या होता है। और ये हिडन ट्रेंड को इसीलिए बताता है क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस को हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। डायग्रामेटिक फॉर्मेट में हिडन ट्रेंड हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजीली, ऐसा नहीं कि टेबल फॉर्मेट में नहीं कर पाएंगे, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन टेबल नहीं बनेगा तो डायग्राम नहीं बनेगा, इसीलिए एक्यूरेट और बेस्ड जो है वो टेबुलेशन को ही बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है तुम लोग अपने लिए लिख लो कि हम लोगों को जब भी एक्यूरेट और बेस्ड पूछा जाएगा तो टेबुलेशन होगा। डायग्रामेटिक का मेन दो फीचर्स होता है, ये अट्रैक्टिव होता है, इसमें हिडन ट्रेंड हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 34 का देखो। द चार्ट दैट यूज लॉगरिदम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, ठीक है। लॉगरिदम ऑफ द वेरिएबल लॉग चार्ट के तरह, ये देखो लॉग चार्ट, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीपल लाइन चार्ट दिखाया था और मल्टीपल एक्सिस चार्ट दिखाया था। ये देखो लॉग यूज करके दिखाया था, इसका भी हम याद दिलाते क्या दिखाया था। अगर हम लोगों को किसी ईयर का डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग दिखाया था 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख, 10,000 लाख, तो उसे डायग्राम में डायरेक्टली हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। हम लोग को तब लॉग यूज करके दिखाना चाहिए, ठीक है। लॉग यूज करने से कैलकुलेशन जो है, जो डेटा बन के आएगा उससे हम लोग इजीली लॉग चार्ट बना के इसे दिखा सकते हैं। तो हमें पूछा है द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिदम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, लॉगरिदम को एज ए वेरिएबल यूज करता है वो कौन सा चार्ट है? लाइन चार्ट, रेशियो चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट, कंपोनेंट लाइन चार्ट। क्या बोला जाता है इस मेथड को? क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पर लिख पाया हुआ है, यहाँ पर फॉर वाइड फ्लक्चुएशन, ये देखो वाइड फ्लक्चुएशन जब होगा, y इज प्लॉटेड अगेंस्ट t, ठीक है। y को हम लोग t के अगेंस्ट पे प्लॉट करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखवाया है, इसको लॉग चार्ट बोला जाता है, ठीक है। एक बार लिख लो, मैंने नहीं लिखवाया, इसको लॉग चार्ट बोला जाता है और इसका और एक नाम भी है रेशियो चार्ट, ठीक है। जहां पर लॉगरिदम को यूज करते हैं, यहाँ पर लिख लो, इसका और एक नाम भी है, इसको रेशियो चार्ट भी बोला जाता है। ये हम नहीं लिखवाए थे नाम, लेकिन रेशियो चार्ट बोला जाता है और एक नाम ये लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया इसका आंसर, द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिदम ऑफ वेरिएबल, लॉगरिदम को यूज किया जाता है एज ए वेरिएबल, मतलब एक्स या वाई एक्सिस में पुट करने के लिए, जो मैंने बताया था कि लॉग को हम लोग वाई एक्सिस में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम को बोला जाता है रेशियो चार्ट, ठीक है। फिर देखो मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, मल्टीपल लाइन चार्ट हम एक बार दिखाते हैं। देखो ये हो गया मल्टीपल लाइन चार्ट, दिख रहा है? ये देखो यहाँ पर एक नंबर ऑफ इम्प्लॉइज है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर प्रॉफिट है। तो मैंने ये पहले सेल्स और प्रॉफिट को ड्रॉ किया था, ठीक है। ये सेल्स है क्योंकि सेल्स भी रुपीज में दिखता है, प्रॉफिट भी रुपीज में दिखता है। ये हो गया था मल्टीपल लाइन चार्ट, ठीक है। ये देखो पहले मैंने सेल्स लिखा था, फिर प्रॉफिट लिखा था और इसका डायग्राम ड्रॉ किया था। फिर मैंने यहाँ पर मैंने Y3 दिखाया,
नंबर ऑफ एम्प्लॉय और यहाँ पर ईयर दिखाया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का ये चार्ट है, कौन से साल में क्या हुआ। तो क्योंकि ये दूसरा यूनिट था तो मैंने यहाँ पर दूसरा एक्सिस बनाया था, वाई एक्सिस इधर भी बनाया था, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, और ये डायग्राम ड्रॉ किया था। इसे बोला जाता है मल्टीपल एक्सिस चार्ट, यहाँ और एक एक्सिस बन गया। और उसके पहले वाला था मल्टीपल लाइन चार्ट, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम यूनिट का अगर हमारे पास डेटा है, क्योंकि ये भी रुपीज है ये भी रुपीज है, जबकि ये नंबर में था, सेम यूनिट का डेटा है, तो हम लोग उसको एक ही डायग्राम में दिखा सकते हैं। इसको बोला जाता है मल्टीपल लाइन चार्ट। अब क्वेश्चन देखो, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर शोइंग मल्टीपल चार्ट, two or more related time series when the variables are expressed in the same unit, two or more related time series when the variables are expressed in different unit, multiple variations in the time series। बताओ क्या होगा, मैंने समझा दिया, एक बार याद दिला दिया, एक बार तो करवाए हैं, एक बार याद दिला दिया। मल्टीपल लाइन चार्ट तुम लोग पढ़ के आराम से मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा, बोलो। मल्टीपल लाइन चार्ट कब ड्रॉ होगा। मैम बी। बी, जब टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, जब सेम यूनिट का वेरिएबल्स रहेगा, जैसे सेल्स था और क्या था, सेल्स था और उसके साथ प्रॉफिट था, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया, सेम यूनिट का क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। एक को हम लोगों ने एक्स नाम दिया, एक को हम लोगों ने वाई नाम दिया, ठीक है। और टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज का मतलब, टाइम सीरीज का मतलब है किसी टाइम गैप में हम लोगों ने दिखाया है, देखो एक एक साल के गैप में दिखाया है। ये देखो 2000 यहाँ पर, ये देखो 2000 यहाँ पर, ईयर मैंने लिखा नहीं है, मतलब ये जो है ये सेल्स कोई ईयर को ही ना डिनोट कर रहा होगा, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है। तो ये हो जाता है टाइम सीरीज, टाइम, ठीक है। या फिर पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, जो भी टाइम बता रहा है तो इसको बोला जाता है टाइम सीरीज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, अभी अभी एक्सिस लाइन चार्ट भी बताया, ये कब होता है, when there is more than one time series the unit of variables are different, a or b, a and b, बोलो। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट जैसे यहाँ पर था ना, ये देखो, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट। हाँ ये तो होगा ही, क्या ये नहीं होगा, देयर देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, अगर टाइम सीरीज एक से ज्यादा है तभी ना मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट होगा, ये भी कवर कर रहा है, दोनों चीजें तो सही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या सिर्फ बी बी होना होगा। चाहिए, कौन सा होगा, डी, डी। डी होगा, ए एंड बी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी हमें देखना चाहिए कि क्या ये कुछ मेरा गलत है, अगर गलत नहीं है इसको भी हम लोग अगर इंक्लूड कर सकते हैं, क्या दोनों मिला के हमारे पास कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो हमें आंसर डी देना चाहिए, अगर हम लोग बी लिख के आ जाएंगे तो वो मतलब अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, ठीक है। और एमसीक्यू है तो हमें शायद नंबर ना भी मिले, नहीं मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो डी वाला ही हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब 37 का बोला है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ए और सी। ये मैंने नहीं लिखवाया था, ये क्या हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जो होता है ये हम लोगों का क्वालिटेटिव डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, और उसके साथ साथ हम लोग का डेटा वेरिंग ओवर स्पेस होता है, ठीक है। ये हम एक बार दिखा देते हैं तुम लोग को, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम ये हम लिखवाना भूल गए थे एक्चुअली, इतना छोटा छोटा पॉइंट है ना, भूले नहीं है, कितना लिखवाए तुम लोग, अभी अभी थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, देखो अभी थोड़ा सा नोट डाउन कर लो जो लिखा हुआ नहीं है, अभी तक तो सारा चीजें लिखा हुआ था, ये मुझे एक मिला जो मैंने नहीं लिखवाया है, मुझे याद है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, इसको दिखा देते हैं, यहाँ से एक बार चेक करवा देते हैं। ये रहा बार डायग्राम, सेकेंड पॉइंट में है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम और वर्टिकल बार डायग्राम। व्हाइल हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, मतलब एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करना है तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम यूज करना है। इस क्वालिटेटिव डेटा को ही बोला जाता है डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, और वर्टिकल बार डायग्राम इज एसोसिएटेड विथ क्वांटिटेटिव,
क्योंकि हॉराइजॉन्टल जो है वो क्वालिटेटिव डेटा को समझाता है, ठीक है, या फिर इसमें मैट में भी तुम लोग पॉइंट आउट कर सकते हो। और अगर वर्टिकल डायग्राम होगा जस्ट इसका ऑपोजिट क्वांटिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा अगर हमें डिस्क्राइब करना है देन हम लोग वर्टिकल डायग्राम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव को बोला जाता है टाइम सीरीज, ठीक है, टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का बार डायग्राम का, ये मैंने नहीं लिखवाया था तो ये थोड़ा सा लिख लो, एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है, अभी दिखा मुझे, ठीक है। तो ये वाला एक बार लिखवा लो, मैंने सिर्फ बार डायग्राम ही पढ़ाया था। तो हॉराइजॉन्टल होगा तो क्वालिटेटिव, और अगर हम लोगों का वर्टिकल होगा तो क्वांटिटेटिव, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा वाला कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर ये 29 भी हो गया, हाँ ये रहा, ठीक है। ये देखो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम ये हो जाएगा हम लोगों का क्वालिटेटिव एज वेल एज, इसको और एक नाम भी बोला जाता है डेटा वेरिंग ओवर ओवर स्पेस, ठीक है। ओवर टाइम नहीं, टाइम होने से टाइम सीरीज हो जाता है, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, यानी ये हो जाएगा 37 का डी, ठीक है। ए और सी, 37 का डी आंसर देना है, सिर्फ ए लिख के नहीं आना है, ठीक है, डी हो जाएगा। अच्छा फिर 38 का देखो, जस्ट वही वाला आ गया वर्टिकल वाला, तो कौन सा आंसर होगा बताओ। डेटा आर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव व्हेन डेटा वेरिंग ओवर टाइम, यानी कि टाइम सीरीज, और ए और सी कौन सा होगा, बोलो 38 का कौन सा होगा। ए एंड सी, ये एक्चुअली नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, ये बी होना चाहिए, बी और सी होगा, है ना। क्वांटिटेटिव और ये वाला, ये ऑप्शन ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, ये गलत दिया हुआ है, रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। ये बी और सी होगा, और आंसर हो जाएगा हम लोग का 38 का डी हो जाएगा, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, बी और सी होगा। अच्छा 39, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर, डिवाइडेड बार चार्ट, डिवाइडेड बार चार्ट मैंने करवाया है, ये देखो जो बार चार्ट को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जैसे देखो ये वाला, ये डिवाइडेड बार चार्ट था, ठीक है। डिवाइडेड बार चार्ट हम लोग कब यूज करते हैं, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, डिवाइड बार चार्ट, ये देखो डिवाइड बार चार्ट क्या होता है, बार चार्ट में देखो, ये देखो कंपेयर करने के लिए मल्टीपल बार डायग्राम यूज करते हैं, ये देखो ये कंपेयर कर रहे हैं कि राइस और व्हीट का साउथ इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है, नॉर्थ इंडिया में कितना हुआ है, ये अगर ऐसे करके हम लोग कंपेयर करते हैं, एक ऐसा बार डायग्राम एक ऐसा बन रहा है, ठीक है। डेटा के हिसाब से कौन सा लेंथ में ज्यादा होगा कौन सा कम होगा वो तो डेटा पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इसका नाम क्या होता है, ये देखो इसका नाम दिखाते हैं, फॉर कंपेरेबल सीरीज मल्टीपल बार डायग्राम, ये होता है मल्टीपल बार डायग्राम, एक दो, ठीक है, एक से ज्यादा है, मल्टीपल बार डायग्राम फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट। ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि इंडिया में सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या है और उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है। ये देखो मैंने बोला था यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट्री से बताया था शायद, या फिर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ वही एग्जांपल दिया था कि सोर्सेस ऑफ इनकम कहाँ से कितना परसेंटेज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, या फिर सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम, ठीक है। तो ये मुझे बताओ कि डिवाइडेड बार चार्ट कौन सा होगा, डिवाइडेड बार चार्ट किस लिए यूज हो रहा होगा, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल ए और बी, ए एंड बी, बताओ कौन सा होगा। एक ही वेरिएबल का डिफरेंट कंपोनेंट को कंपेयर करने के लिए, जैसे इंडिया में किसी एक साल कितना अर्निंग हुआ है टैक्स से गवर्नमेंट को, अब कौन से टैक्स से कितना हुआ है, तो टैक्स क्या हो गया, टैक्स से जो पेमेंट मिला वो मेरा एक वेरिएबल हो गया। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, कस्टम से कितना मिला, इनडायरेक्ट टैक्स से कितना मिला, डायरेक्ट टैक्स से कितना मिला, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट मतलब जीएसटी होता है, ठीक है, जीएसटी से कितना मिला, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, एक ही वेरिएबल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये एक हो गया। दूसरा बोल रहा है द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल,
यहाँ पर बोल रहा है रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल, एक ही टेबल में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का हम लोग क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। तो इसका मतलब डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों चीजों को बताएगा। ये देखो डिवाइडेड बार चार्ट यहाँ पर बताया ना, ये देखो डिवाइड टू द मल्टीपल कंपोनेंट, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर रिलेटिव कंपैरिजन टू होल परसेंट। अच्छा ये परसेंटेज बार डायग्राम ये अलग हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम इज यूज। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था, बार मीन्स रेक्टेंगल ऑफ सेम विड्थ ऑफ द यूजिंग ऑफ वेरिंग लेंथ ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो बार डायग्राम दो तरह का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। हम लोग कंपेयर अगर करना चाहते हैं तो मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करेंगे, सिर्फ कंपेयर अगर करना है। और अगर हम लोग सेम डेटा को डिवाइड करना चाहते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, तो वो हो जाएगा कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर बार चार्ट, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये 39 का हम लोग का डी होगा। 40 का देखो, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसीडर मल्टीपल बार चार्ट, ग्रुप्ड बार चार्ट, ए और बी, ए एंड डी। बोल रहे सिर्फ अगर कंपेयर करना है रिलेटेड सीरीज को, मतलब एक ही जैसा सीरीज को, जैसे वीट और जो है हम लोगों ने राइस का प्रोडक्शन देखा था साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, है ना, तो रिलेटेड सीरीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 40 का आंसर, मल्टीपल बार चार्ट, या फिर इसको ग्रुप्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका और एक नाम, सेम नाम है, मल्टीपल का ही और एक नाम होता है ग्रुप्ड बार चार्ट, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। ए और बी, क्योंकि जो मल्टीपल बार चार्ट है उसी का और एक नाम होता है ग्रुप बार चार्ट, ठीक है। मल्टीपल बार चार्ट का ही और एक नाम होता है ग्रुप बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट यहाँ पर लिख देते, कैन बी यूज मल्टीपल बार और ग्रुप्ड बार, ऐसे लिख लो, ठीक है। इसका और एक नाम होता है ग्रुप बार चार्ट। अगर तुम लोग एक बार ये जो मैट है इसको थोड़ा सा एक बार रीड करोगे तो तुम लोग को इसका और नाम भी मिल जाएगा, ठीक है, कि मल्टीपल बार चार्ट का और एक नाम होता है ग्रुप्ड बार चार्ट। तो ये हो जाएगा कंपेयर करने के लिए टू और मोर रिलेटेड सीरीज। रिलेटेड मतलब ये देखो, ये है राइस के साथ राइस का कंपैरिजन इसीलिए रिलेटेड हुआ, और वीट के साथ वीट का कंपैरिजन इसीलिए रिलेटेड हुआ, ठीक है। और साउथ और नॉर्थ इंडिया में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, फिर बोल रहा है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम हम लोग क्यों यूज करते हैं, बोल रहा है कि पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा इन ए सर्कल, क्वांटिटेटिव डेटा इन ए सर्कल, बी और सी। तो पाई डायग्राम अगर याद है तो पाई चार्ट कैसे बनता है, ये देखो, ये देखो पाई डायग्राम कैसे बनता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा का टोटल कर लेते हैं, टोटल वैल्यू, ठीक है, फिर उसको 360 डिग्री के प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाई डायग्राम जो है ये क्या होगा, 41 का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटेटिव डेटा। पहले बात है क्वालिटेटिव तो नहीं होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा ही बताते हैं, ठीक है। तो ये 41 का बी तो नहीं होगा, ए होगा, सी होगा या डी होगा। अगर बी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि बी और सी ऑप्शन ही नहीं रहेगा। सी होगा, क्वांटिटेटिव डेटा तो बताते ही है सर्कल में, लेकिन कैसे बताते हैं, अगर वो मेथड दिया हुआ है तो वो भी कंसीडर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। ये देखो थोड़ा सा भूल गए, हम दिखा देते कैसे होता है पाई चार्ट में। 360 डिग्री से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना कितना कितना होगा। ये देखो, ये मैंने यहां से ही तुम लोग को बताया था। एक सेकेंड, यहाँ पर अभी मिल जाएगा मुझे, ये रहा, ये देखो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग को एक टेबल दिया हुआ था जहां पर हमें कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम दे रखा था। ये देखो, कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिसलेनियस। अगर हमें इसे पाई चार्ट में डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले हमें इसका टोटल करना पड़ेगा कि टोटल ऑफ इनकम कितना है, ठीक है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कस्टम कितना है, तो ये परसेंटेज के जगह डिग्री में कैलकुलेट करेंगे। और पूरा डिग्री मतलब 360 डिग्री होता है, ठीक है, पूरा डिग्री मतलब क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये टोटल करना पड़ेगा, इसका टोटल कुछ ना कुछ आ जाएगा। नीचे देख लेते हैं नीचे क्या हुआ होगा, तो यहाँ से हम देख के बता देते हैं। ये देखो नीचे क्या हुआ है, ये 540 हो रहा है,
ये पूरा टोटल, ये क्या है, अलग अलग सेक्टर से अर्निंग का टोटल है 540। अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है एक सर्कल में, तो 540 इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री होगा, ऐसे ही मैंने समझाया था, ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो 80 का वैल्यू क्या होगा, 80 का वैल्यू हो जाएगा, कितना डिग्री में आइडेंटिफाई करना है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 540 इंटू 80। इसी का ही मैंने फॉर्मूला यहाँ पर देखो जनरल फॉर्म में लिखवा रखा है, सेगमेंट वैल्यू यानी 80, टोटल वैल्यू यानी 540 इंटू 360 डिग्री, और ये कैलकुलेट करने से हम लोग का आ जाता है 53। यहाँ पर क्या हुआ है वो देख के मैंने लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हर एक जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है रुपीज में है, और हर एक सेक्टर में हमें ये चेक करना पड़ेगा, सेगमेंट बोलो या सेक्टर बोलो, ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हमें प्रॉपरली यहाँ पर सर्कल में रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा कितना कितना डिग्री हो रहा है, जबकि दिखाने का जरूरत नहीं है, बट कंसेप्ट ये होता है। फिर यहाँ सर्कल में हम लोग को डिग्री आइडेंटिफाई करके दिखाना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन देखो क्या था, यहाँ पर तुम लोग को जो क्वेश्चन गिवन था वो कुछ इस तरह से गिवन है। अब शायद बता दोगे सही आंसर, देखो यहाँ पर क्या बोला था, ये देखो, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटेटिव। ये तो मैंने पहले ही बोला क्वालिटेटिव होगा नहीं, अगर बी नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब मुझे सही आंसर बताओ, क्या आंसर ए होगा या सी होगा? कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स टू देयर रिलेशन टू द टोटल। हाँ, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा। एमसीक्यू में क्या होता है ना, रिलेटेड चीज रहता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर देना। ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव डेटा को ही सर्कल में बताता है, लेकिन अगर उससे भी बेटर डेफिनेशन हमारे पास पड़ा हुआ है कि कंपेयर करके हम लोग ये बता सकते हैं कि टोटल के साथ बाकी कंपोनेंट का रिलेशन क्या है ना। अच्छा, ये हुआ। अब 42 में देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, relates to a measurable characteristics, all of this क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है यहाँ पर, याद नहीं है, रुको दिखा देते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक ऑब्जर्वेशन कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर्ड हुआ है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसको अगर हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में अरेंज करके दिखाते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब एक बार देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, रिलेट टू ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये बोला है। तो कौन सा होगा बताओ? मैम ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस होगा क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाते हैं? देखो, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो ऐसा जरूरी है? ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ये देखो, फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। हम लोग टेबल को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। देखो हम दिखा देते हैं, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, तुम लोग को याद है जो मैंने बीबीए एग्जाम्पल जो उससे पूरा चीज समझाया था, यहाँ पर मैट में ही था, बीबीए का एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स जो बीबीए कर रहे हैं सेंट जेवियर से, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया था, उनका हाइट या वेट ऐसा कुछ हमारे पास गिवन था। ये देखो, जैसे ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये 3 4 5, ये चलो ये तो मेरा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं है। देख लेते हैं, एक ना एक आंसर मुझे मिल ही जाएगा। ये देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, ये क्या है 5 5 6 6 4 2 2, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग दिख रहा है। लेकिन हम लोगों को जब क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, अभी तक हम लोग वैसे क्वेश्चन में पहुंचे नहीं है, देखते हैं मुझे अगर ऐसा मिल जाता है, क्या जरूरी है हमारा जो फ्रीक्वेंसी टेबल रहेगा उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है? जैसे यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ बॉयज का टोटल दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल दिया हुआ है, क्या ये 16 14 लिखना मैंडेटरी है? 14 16 लिखने से कोई गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखेंगे तो हमारे लिए इंक्रीज या डिक्रीज मैटर नहीं करता है, हम लोग कैसे भी चाहे लिख सकते हैं। मैटर क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस कितना बार है उसे हमें
उस हिसाब से दिखाना है। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन मोर देन 1 टाइम है तभी तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, बी होगा, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स के हिसाब से हम लोग दिखा देते हैं इस ग्रुप का डेटा कितने टाइम जो है ऑकर्ड हुआ है, इससे हमारा ऑर्डर कुछ भी मायने नहीं रखेगा, ठीक है। अच्छा 42 हो गया। 43 देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, अगर हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं तब उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, ए और बी, ए एंड बी। अच्छा फिर से बताते हैं, देखो कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब, हाँ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस का मतलब जैसे मान लो ऐसे 10 to 20, 20 to 30, इसके अंदर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, जैसे ये 5 हो गया, ये 6 हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस वेरिएबल का, इसे ग्रुप बोलते हैं। सिंपल क्या हो जाएगा, मान लो मैंने जो है स्टूडेंट का मार्क्स जो है ऐसे देखा कि मैंने 0 से 10 मार्क्स का एग्जाम लिया था, ठीक है। 5 मिला है, किसी को 7 मिला है, किसी को 9 मिला है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं 5 मिला है 3 बच्चे को, 7 मिला है 2 बच्चे को, 9 मिला है 1 बच्चे को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जहां पर हमें कोई ग्रुप नहीं लिखना पड़ा, जहां पर डेटा स्टार्टिंग टू एंड में बिलोंग करता है वहां हो जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, जहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है वो हो जाता है सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ग्रुप मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि 10 से 20 कंटिन्यूअस, ये देखो अनग्रुप या फिर सिंपल ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब ये 43 के बाद देखते हैं 44, the distribution of share is an example of frequency distribution of discrete variable continuous and attribute a और c, ठीक है। तो 44 में पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, डिस्क्रीट, कंटिन्यू, एट्रीब्यूट तो नहीं होगा, शेयर तो कोई हैबिट नहीं है, ठीक है, शेयर कोई हैबिट नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, ठीक है, कोई नेशनलिटी नहीं है, तो एट्रीब्यूट तो नहीं होगा, तो डी भी नहीं होगा, अगर सी नहीं होगा तो ए और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर कोई कंपनी शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो क्या वो डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूअस होगा। तुम लोगों ने सभी ने कंपनी अकाउंट्स तो कभी ना कभी किया होगा, अगर नहीं भी किया हुआ है तो शेयर क्या कभी पॉइंट में आ सकता है, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन कभी पॉइंट में हो सकता है, शेयर को कभी पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो क्या होगा बोलो, डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट मतलब जो हमेशा इंटीजर पे ही आता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स ये कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, वैसे शेयर्स भी कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 45, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ब्लू चिप कंपनी रिलेट्स टू, ब्लू चिप कंपनी का मतलब होता है शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनी वो होती है जिनका प्रॉफिट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट जो है उनका लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाता है वो हाई फाई कंपनियां होती है जो ऐसा नहीं कि आज अच्छा चल रही है परफॉर्म कर रही है कल खराब हो जाएगा, ये हमेशा बूम पोजीशन में ही रहता है, इनका प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिटेबल मोड पे ही रहता है, ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं होती है, ऐसे कंपनी को ब्लू चिप कंपनी बोला जाता है, ठीक है। ये पहला हो गया ब्लू चिप कंपनी। अगर इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्या वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, एट्रीब्यूट्स होगा। पहला बात है एट्रीब्यूट्स तो होने से रहा क्योंकि प्रॉफिट जो है वो रुपीज में हम लोग क्वांटिटी में बता सकते हैं, तो एट्रीब्यूट होगा नहीं, ठीक है। अब ऑप्शन है ए बी और डी, ठीक है। तो ए बी डी में क्या होगा, क्योंकि ये हम लोग का बोला है कि ब्लू चिप कंपनी का प्रॉफिट, अब प्रॉफिट किसी भी कंपनी का क्या हो सकता है, डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूअस। मान लो मैंने बोला कि 1 करोड़ से 10 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ से 10 करोड़, क्या इसमें कोई भी वैल्यू एज्यूम हो सकता है, अगर होगा तो कंटिन्यूअस, अगर कोई भी वैल्यू एज्यूम नहीं होगा, कोई भी वैल्यू एज्यूम नहीं होगा तो डिस्क्रीट होगा। तो मुझे बताओ प्रॉफिट क्या होगा, डिस्क्रीट की कंटिन्यूअस, क्या लगता है प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कंटिन्यूअस होगा ना, प्रॉफिट कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। आज कंपनी
हमेशा अच्छा होगा। ब्लू चिप का मतलब है कि अच्छी कंपनियां हैं। तो अब प्रॉफिट जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एजम्पशन दे दिया कि इनका प्रॉफिट इतना बढ़ सकता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे एजम्पशन दिया जाता है ना शेयर मार्केट में कि इसका प्रॉफिट इतना बढ़ सकता है, तो वैसे ही ब्लू चिप कंपनी जो है, इनका प्रॉफिट, ब्लू चिप कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, नॉर्मली उनका प्रॉफिट हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट हमेशा कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, उसमें फ्रैक्शन इंटीजर दोनों ही हो सकता है। तो 5 से 10 करोड़ के अंदर 5.7 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन आ सकता है ना। प्रॉब्लम क्या है, फ्रैक्शन आ सकता है, किसी भी तरह का फ्रैक्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मोड में हमारा फ्रैक्शन नहीं आएगा। जो हम लोगों का नेगेटिव मार्किंग वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसका सोचो, अगर नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है तो कोई भी नंबर नहीं आ सकते थे, मल्टीपल ऑफ 0.25 ही आ सकता था। उसी तरह से यहाँ पर जो प्रॉफिट का बात हो रहा है, ये तो कुछ भी आ सकता है। वेट, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, मान लो हम लोग बोल रहे हैं क्लास 10 में बच्चों का वेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब तुम लोग सोचो कि वो इनकम वाला ऑप्शन में फिर हम लोगों ने क्यों डिस्क्रीट लिया था, क्योंकि वो था हम लोग का एनुअल इनकम। तो किसी का एनुअल इनकम कुछ भी नहीं हो सकता है किसी एक रेंज में, एनुअल इनकम फिक्स्ड होगा। तो वो लैंग्वेज से जो है हमें डिफर कर रहा है। ठीक है, तो 45 का आंसर बी होगा, क्योंकि प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। अगर हमें वहां एनुअल इनकम नहीं बोल के ये बोलता कि इनकम ऑफ ए पर्सन, तो वो भी हम लोग का कंटिन्यूअस वेरिएबल होता। कोई भी पर्सन का इनकम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनुअल इनकम तो फिक्स्ड होगा। इसीलिए ठीक है, क्योंकि एनुअल इनकम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, 10,000 सॉरी 1 लाख पर एनम, ऐसे। ठीक है, 1 लाख पर एनम, तो सालाना इनकम कभी भी वैरी नहीं करेगा, वो तो एक फिक्स्ड रेंज होगा। तो 45 का आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, 46 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव classification exclude both the class limit, excludes the upper class limit but includes the lower class limit, includes the upper class limit but excludes the upper class limit, either B और C। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये हम लोगों ने किया था लास्ट, तो हम लोगों ने यही सब कंप्लीट किया था। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या था, ये देखो, ये देखो 10 to 20 हमें बोला एक्सक्लूसिव, 20 to 30। ठीक है, तो इस तरह का क्लास इंटरवल जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। अच्छा, हमें बोला है एक्सक्लूसिव, चलो ठीक है, हमें बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ यही वाला 20 कहाँ पर ले, ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ओवरलैपिंग। एक्सक्लूड बोथ द क्लास लिमिट नहीं, एक्सक्लूड अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड द लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड करेगा और इंक्लूड करेगा हमारा लोअर क्लास लिमिट। सही बोला गया है। ये 10 to 20 में क्या क्या आ जाएगा, 10 से लेके 19 तक आएगा। मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया था तुम लोग को और पूछा था बोलो 20 कहाँ पर आएगा, तो 20 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, 20 यहाँ आएगा। फिर मैंने डेफिनेशन लिखवाया था कि इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जहां पर ये कौन सा क्लास लिमिट है, लोअर, ये कौन सा है, अपर। अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूड हो जाता है और इंक्लूड हो जाता है लोअर, बट इंक्लूड रहता है लोअर क्लास लिमिट, और ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। तो 46 का आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, 47 म्यूचुअली इंक्लूसिव, इसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव किस तरह के वेरिएबल को कंसीडर करता है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, एट्रीब्यूट, ऑल ऑफ दिस। तो एट्रीब्यूट तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि म्यूचुअली कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। 47 का हम लोगों का यहाँ पर बी कंटिन्यूअस। अच्छा, एक मिनट देख लो, थोड़ा सा गलत हो रहा है, देखो हम बताते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या हो जाएगा, म्यूचुअली इंक्लूसिव में हम लोगों का ये देखो नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39। ठीक है, हम वही वाला एग्जांपल लिख रहे हैं जो तुम लोगों को मैंने दिया था। यहाँ पर 20 कहाँ बिलोंग करेगा, 20 यहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हो रहा है, ये नॉर्मली एप्लीकेबल होता है डिस्क्रीट वेरिएबल पे, ये मैंने लिखवाया था। ठीक है, ये तुम लोग देख सकते हो, मैंने लिखवाया था, ये नॉर्मली डिस्क्रीट वेरिएबल पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कंटिन्यूअस पे नहीं होगा, लेकिन बेस्ड ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है। मतलब
अगर हम लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, ठीक है, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम लोग म्यूचुअली इंक्लूसिव ज्यादा यूज करते हैं रेदर देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो एक बार हम दिखा देते हैं, मैंने ना एक बार लिखवाया तो है, एक बार दिखाते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे कि मैंने लिखवाया। बेस्ट कौन सा होता है, इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज जो है ये हमें याद रखना पड़ेगा। एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं है क्या? यहाँ पर होगा। अच्छा, एक मिनट, इसके आगे और एक था, ये रहा स्टैटिस्टिक्स, ये देखो यहाँ पर होगा। एक बार दिखा देते हैं ना, तो तुम लोग को याद रह जाएगा कि कहाँ पर मैंने लिखवाया था। ये तो क्लास बाउंड्री आ गया। ये क्लास बाउंड्री आ गया। एक सेकेंड, कहाँ चला गया मेरा? हाँ, यहाँ पर होगा, ये देखो, यहाँ पर होगा, ये देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स में दिस इज यूजुअली एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, यूजुअली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये डिस्क्रीट पे नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें एमसीक्यू पूछेगा ना, तब हमें ये बताना पड़ेगा कि बेस्ड कौन से मेथड के लिए है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए है। और अगर हमारा म्यूचुअली इंक्लूसिव होगा तो यूजुअली एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर इंक्लूसिव के लिए क्या हो जाना चाहिए? इंक्लूसिव के लिए हमारा आंसर फिर डिस्क्रीट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूजुअली इसके लिए एप्लीकेबल होता है। 47 का ए हो जाएगा। 48 का देखो, यहाँ पर 48 का फिर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस। अच्छा, एलसीबी क्या होता है? एलसीबी इज एन अपर लिमिट टू एलसीएल, लोअर लिमिट टू एलसीएल, ए एंड बी, लोअर क्लास बाउंड्री, है ना। कभी कभी लोअर क्लास लिमिट इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री होता है, जब नहीं होता है तो हम लोग को क्लास लिमिट को बाउंड्री में ट्रांसफर करना पड़ता है। याद आ रहा है? ये देखो, यहाँ पर ये देखो, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। लेकिन अगर हम लोग का क्लास लिमिट जो है क्लास बाउंड्री में चेंज करना पड़ सकता है, तो हम लोग क्लास बाउंड्री में चेंज करेंगे। ये देखो, देयर आर एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। अगर एलसीएल इक्वल टू एलसीबी होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो d/2 प्लस और माइनस करके चेंज करना पड़ता है। अब एलसीबी का मतलब क्या हो गया? लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये किसके साथ इक्विवेलेंट होगा? अपर लिमिट टू एलसीएल, लोअर लिमिट टू एलसीएल, कौन सा होगा? 49 का, अगर ये एल है, एल का मतलब क्या हो गया? लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ एल। हाँ, ये वाला, ये थोड़ा सा अजीब सा लैंग्वेज दे रखा है, बट ये लोअर क्लास लिमिट होगा। मतलब एलसीएल लिखने का क्या जरूरत है? अगर एलसीएल लिखे हो तो इसे पूरा लिखो, जो भी हो, जैसा दिया है वैसे ही कर लेंगे। 49 का बी हो जाएगा, लोअर लिमिट टू एलसीएल, ठीक है, लोअर लिमिट टू एलसीएल हो जाएगा। अच्छा, 50, द यूसीबी मतलब अपर क्लास बाउंड्री, ये क्या होगा? अपर क्लास बाउंड्री, ये किसके साथ इक्विवेलेंट हो? मतलब लैंग्वेज पढ़ के देखना पड़ेगा। एंड अपर लिमिट, लिमिट टू यूसी
हाँ, अपर लिमिट टू UCL, अपर क्लास लिमिट, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। लोअर तो नहीं होगा क्योंकि यू है, बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा क्योंकि बी इंक्लूड नहीं हो सकता है, ए और बी भी नहीं होगा, इसीलिए 50 का ए हो जाएगा। लेंथ ऑफ ए क्लास, क्लास का लेंथ क्या होता है? लेंथ मतलब जैसे देखो 0 to 10, 10 to 20, लेंथ मतलब यहाँ पर कितने सारे डेटा है, तो द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, ए और बी, ए 51 का ए होगा। डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री, बाउंड्री का हमेशा डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहिए, अगर बाउंड्री और लिमिट एक नहीं होता है तो बाउंड्री में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, फिर करो। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ होगा, यहाँ पर दिखा देते हैं, क्लास लेंथ ये रहा, विद या क्लास लेंथ, अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री, हम चाहे तो लिमिट भी लिख सकते हैं लेकिन लिमिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमेशा लिमिट और बाउंड्री एक हो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर नहीं होता है तो पॉइंट को यूज करना पड़ता है ना, वही वाला। लेंथ हो गया। For a particular class boundary, the less than cumulative frequency and more than cumulative frequency added up to total frequency 50% of total frequency, A और B none of this, ठीक है। ये आसान है, क्वेश्चन समझा देते हैं। बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई क्लास बाउंड्री ले रखे हैं पर्टिकुलर, और अगर लेस देन या फिर मोर देन क्यूमुलेटिव उसे बना रहे हैं तो उसको टोटल करते हैं, तो वो कहाँ तक टोटल टोटल होता है? एडेड अप टू टोटल फ्रीक्वेंसी 50% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब समझाते हैं, ये देखो क्लास बाउंड्री ये वाला है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री कॉमा द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 7, 15, 18, ये है मोर देन 18, 13, 11, 3, ठीक है। मोर देन फ्रीक्वेंसी एडेड अप टू, अगर हम लोग ऐड करते हैं तो अप टू वो कहाँ तक दिखता है? टोटल फ्रीक्वेंसी से बराबर होता है ना, ये देखो ये 18 से बराबर है, ये भी 18 से बराबर है, तो क्या होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी 50% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दिस ए और बी, बताओ। मैम टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बस पढ़ के समझना पड़ेगा। 52 का ए हो जाएगा। 53 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अगर कैलकुलेट करना है एफ डी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करना है किसी भी एक क्लास इंटरवल का, तो फिर उसका मतलब उसको कैसे लिखा जाता है? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग लिखेंगे, तो इसीलिए इसको रेशियो बोला जाता है। तो देखो लिखवाया हुआ होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का रेशियो क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, क्लास लेंथ टू द क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देख लो 53 का कौन सा होगा, ये देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ ऑफ दैट क्लास, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ये वाला, बट ये टोटल फ्रीक्वेंसी है तो ये नहीं होगा। क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ बी, 53 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, ये देखो क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, तो जो भी क्लास लेंथ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक क्लास इंटरवल का? इसका हो जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा उस क्लास का, और उस क्लास का क्लास लेंथ लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोगों ने करके देखा था कैसे होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स वगैरह एक बार करके देखोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का स्टैटिस्टिक्स आसानी से याद रहेगा, वो कैलकुलेटिव होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टर्म्स डेफिनेशन होता है ना, ये तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तभी याद रहेगा। फिर बोल रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ए पर्टिकुलर क्लास, ये कहां से कहां तक लाई करेगा? कहां से कहां तक लाई करेगा वो तो मैंने नहीं लिखवाया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर लिखवाया था, बट ये कहां से कहां तक लाई करेगा वो मैंने नहीं लिखवाया था, वो लिखवा देते, ठीक है। ये लाइज बिटवीन 0 and 1 होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास का जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0 से लेके 1 के अंदर लाई करता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। 54 का हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। 54 का ए होगा कि ये हम लोग का 0 से 1 के अंदर लाई करेगा। Mode of a distribution can be obtained from, mode of a distribution can be obtained from histogram, less than type, more than type, frequency polygon। मोड कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉलो होता है? याद करो, ऐसा मैंने एक डायग्राम दिखाया था जहां पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट को मैंने मोड बोल के दिखाया था, वो कौन सा डायग्राम था? याद करके देखो, मैंने ये मैथ से ही दिखाया था। मोड कौन से डायग्राम, अभी मैंने लिख के भी दिखाया, ये जो ड्रॉ किया ये कौन सा है? ऐसे करके, और गिव का मतलब क्या था? ऐसा, ऐसा था, है ना, ये देखो
मोड कौन सा वाला था? यहाँ पर लिखवाया हुआ है लेकिन हम तुम लोग को यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखो हिस्टोग्राम, ये देखो मैंने हाईलाइट करके दिखाया था। इट इज यूज टू कैलकुलेट मोड ऑल्सो, ठीक है। हिस्टोग्राम जो है मोड के लिए यूज होता है। एक बार दिखा दे ताकि तुम लोग अपने आप एक बार थोड़ा मैट जो है चेक करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। हम दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था मोड जो हाईएस्ट होगा, ये देखो ये था मोड। ये देखो दिख रहा है मोड 66.50 ये था, ठीक है। ये मैंने अभी दिखाया भी ना। और ऐसा क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है। और ऑगिव का मतलब क्या था? ऑगिव का मतलब था जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू से करते हैं। ये देखो ये हम लोगों का था। ये ऑगिव नहीं था, ये लाइन चार्ट की तरह था, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये होता था ऑगिव, ठीक है। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। और जब दो ऑगिव एक दूसरे को क्रॉस करता है तो ये हमारा क्वार्टाइल बताता है, ठीक है। ये मीडियन बताता है। ये भी मैंने हाईलाइट करके लिखवाया था क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है ना, इसीलिए। अच्छा चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लेते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर हो गया हम लोग का मोड हो गया। चलो 56 मीडियन। मीडियन अभी बताया, मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, अभी अभी बताया मैंने। मीडियन वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? लेस देन टाइप ऑगिव। ऑगिव होगा लेस देन और मोर देन दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमें मीडियन बताता है। इसी तरह से ही मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो ऑगिव का जो था ना वो मीडियन, ये देखो ये हम लोग का था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये देखो ऑगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखो यहाँ पर क्वार्टाइल्स को बताता है। क्वार्टाइल्स मतलब पूरे एक ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो मिडिल वाला पार्ट मीडियन होगा। 56 का आंसर सी हो जाएगा। 57 ए कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल ओनली इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम ऑगिव्स ए और बी। बोल रहे कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? हिस्टोग्राम में पॉसिबल है कंपैरिजन, ठीक है। ऑगिव में तो पॉसिबल नहीं है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो ऐसे देखने में होता है, ठीक है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम में हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। तभी तो हम लोगों ने बोला कि हाईएस्ट जो है वही मोड है। 58 फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ। फ्रीक्वेंसी कर्व किसका लिमिटिंग फॉर्म है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, हिस्टोग्राम का, ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का तो है ही और हिस्टोग्राम का भी है, यानी 58 का डी हो जाएगा। ये देखो फ्रीक्वेंसी कर्व दिखा देते हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये फ्रीक्वेंसी कर्व देख लेते हैं। ये देखो फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब कौन सा वाला था? जो बेल शेप्ड था। ये देखो कुछ ऐसा कर्व हो सकता है, कुछ ऐसा कर्व हो सकता है, जे शेप्ड हो सकता है। तो ये मिक्स्ड अप होता है, ठीक है। ये देखो इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ एरिया डायग्राम दैट इज हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है? ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और या फिर हिस्टो डायग्राम जो भी बोलो, इसका लिमिटिंग फॉर्म क्या है? इसका लिमिटिंग फॉर्म है फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। और ये इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का? 58 का हम लोगों का डी हो जाएगा। सॉरी ये एंड होगा, ए एंड बी, ठीक है। ये हो जाएगा 58 का डी, ए एंड बी। यहाँ पर ना मुझे एंड लिख देना चाहिए, ये वाला एंड होगा। वो लिखवाते लिखवाते मैंने यहाँ पर और लिख डाला, ये एंड होगा। एंड, इसको एंड कर लो। अच्छा ये हो गया 58। 59 मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। सबसे कॉमन यूज फ्रीक्वेंसी कर्व कौन सा है? वो हो जाएगा हम लोग का बेल शिफ्ट। मैंने बोला भी था सबसे कॉमनली यूज्ड बेल शिफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो फ्रीक्वेंसी कर्व से अगर बताना चाहते हैं तो कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है? जे शेप्ड, यू शेप्ड, बेल शेप्ड, एनी ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल शेप, ठीक है। क्योंकि सबसे कॉमनली यूज यही वाला होता है बेल शेप। ये यूज करके हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी हो जाएगा। ये देखो हम दिखा भी देते हैं, मैंने ये वाला तुम लोग को पढ़ के भी बताया था। और एक ये भी बताया था कि ट्रैफिक का जो सिचुएशन होता है बड़े बड़े शहर में, ठीक है, जैसे ऑफिस आवर्स में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, फिर कम हो जाता है, फिर ट्रैफिक बढ़ जाता है, वो यू शेप में बताया था। ये देखो यू शेप, ये रहा, ये देखो यहाँ पर जे शेप, यू शेप, ये देखो यहाँ पर बता दिया था कि मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन, यही वाला लाइन मैंने बताया था, बेल शेप्ड होता है। जहां जहां पर हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, ये बेल के तरह देखने में होता है, इसीलिए बेल शेप्ड बोला जाता है, ठीक है। हाइट, वेट, मार्क, प्रॉफिट, ये सब बताने के लिए यूजुअली हम लोग इस टाइप का शेप यूज करते हैं। बेल शेप कर्व द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेदर लो वैल्यू, लो वैल्यू से स्टार्ट होता है इसीलिए नीचे है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे ये शॉर्टफॉल होते जाता है, ठीक है, नीचे आते जाता है। समवेयर नियर द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। तो प्रॉफिट भी वैसे ही होता है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर तुम लोग साइकिल देखोगे तो वो पहले जीरो से स्टार्ट करता है, नेगेटिव, फिर जीरो, फिर वो बूम पे जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए से हम लोग बोलते हैं बेल शेप। अच्छा, तो देखो चीजें करवाए हुए हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा ना तुम लोग को, एक बार अगर तुम लोग जो भी आज मैंने बोला वो देख लोगे और एक बार ये क्वेश्चंस गो थ्रू कर लोगे तो तुम लोग को याद रह जाएगा, नहीं तो ना याद रहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है, देखते हैं एक दो जो भी हो जाएगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट दिन कंप्लीट कर लेंगे। सेट बी का एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, देखो सेट बी का क्वेश्चन, आउट ऑफ क्या बोला है देखते हैं, आउट ऑफ 1000 पर्सन 25% वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर, 25% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, एंड रेस्ट आर एग्रीकल्चरल वर्कर, ठीक है। तो और बाकी बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल वर्कर है, ठीक है। चेक करते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1000 में से 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो रेस्ट कितने हो जाएंगे, 75% एग्रीकल्चरल वर्कर। 300% इंजॉय वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी, 300 लोग ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप मैच देखते हैं टीवी पे। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस वेयर इंडिविजुअल वर्कर, बोल रहा है कि 30% ऐसे लोग हैं जो कि वर्ल्ड कप नहीं देखते, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी, ठीक है। तो पहले ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाइफर्केशन, इसको लिख लेते हैं। देखो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके करेंगे। यहाँ पर करते हैं सेट बी क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 1000 लोग हैं, ठीक है। 1000 में 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है, 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो 75% ये हो गया इंडस्ट्रियल। ये तुम लोग भी बोल सकते हो, कुछ नहीं, नॉर्मल पजल के तरह है, सॉल्व करके बता सकते हो। 75% हो जाएंगे, 25% इंडस्ट्रियल, 75% एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ये बताया है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर बोल रहा है 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप मैच, ठीक है। तो 1000 में से 300 लोग जो है वो वर्ल्ड कप देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, और बाकी 700 नॉट वॉच वर्ल्ड कप, तो बाकी 700 लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते, इसका मतलब अब बोल रहा है 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, इसमें से 30%, ठीक है, इसमें से 30% हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर। अच्छा, इसमें से 30% जो नहीं देखते हैं वो है इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है भाई। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड इंजॉयड वर्ल्ड कप मैच, इसका मतलब वर्ल्ड कप मैच देखते हैं ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। तो 1000 में से सॉरी, वर्ल्ड कप देखते हैं ऐसे कितने लोग हैं ये नहीं पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर, एग्रीकल्चरल वर्कर कितने सारे हैं जो कि वर्ल्ड कप मैच देखते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे पूछा है। चलो
हम लोग चेक करके देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका मतलब हम लोग पहले ये चेक करें कि इंडस्ट्रियल वर्कर नंबर में कितने हैं। 250, ठीक है। 1000 का 25% कितना होगा? 250 तो होता है ना, चेक कर लेते हैं। यस मैम 250 होगा। 250 होगा। अच्छा, अब 300 लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, उसमें से बोल रहा है कि 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप, 30% लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, तो फिर 70% देखते होंगे, ऐसा बोला था ना। अच्छा, मैंने उल्टा लिख लिया शायद। enjoyed World Cup match on TV. 300 persons enjoyed World Cup match on the TV. 300 लोग वर्ल्ड कप मैच देखते हैं। 30% of the people who had not watched World Cup matches were industrial worker. What is the number of agricultural worker who had enjoyed World Cup match on TV? जो कि वर्ल्ड कप देखते हैं। तो ये तो मैम यह बोल रहा है जो वर्ल्ड कप नहीं देखते उनका 30% इंडस्ट्रियल वर्कर में है। अच्छा, 700 का 30% इंडस्ट्रियल वर्कर होगा। हाँ 700 का 30, हाँ इंडस्ट्रियल वर्कर ही लिखा है, ये कैलकुलेट कर लेते कितना हो जाएगा, 210। 200। हाँ तो 210 हो गया, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल वर्कर। लेकिन हम लोग को पूछा क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैच? हाँ मैम, तो बाकी 40 लोग इंडस्ट्रियल वर्कर में, बाकी 40 लोगों ने मैच देखा। इंडस्ट्रियल वर्कर ने, हाँ बाकी 40, अच्छा हाँ ये वाला, तो 40 जो है वो वर्ल्ड कप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 300 लोग वर्ल्ड कप देखते हैं टोटल, और उसमें से 40 अगर इंडस्ट्रियल वर्कर है जो कि मैच देखते हैं, तो बाकी बचे हुए लोग जो है वो एग्रीकल्चरल वर्कर हो जाएंगे जो वर्ल्ड कप देखते हैं, है ना। तो चेक करते हैं कितना होगा। 260। 260, इसका आंसर हो जाएगा 260, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये पता चला कि 700 लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते, उसमें 30% इंडस्ट्रियल वर्कर है। टोटल इंडस्ट्रियल वर्कर है 250 लोग। 30% ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप मैच नहीं देखते हैं, तो वर्ल्ड कप मैच देखते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर है, ऐसे 40 लोग हैं। और टोटल 300 लोग देख रहे हैं मैच, तो 40 अगर इंडस्ट्रियल वर्कर है, बचे हुए हो जाएंगे क्या बोलते हैं इसे, एग्रीकल्चरल वर्कर, ठीक है। तो इसका मतलब 260, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए ही है इसका आंसर। अच्छा, और एक कर सकते हैं, यहाँ पर बोला है ए सैंपल स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट टोटल नंबर ऑफ वुमेन वेयर 40%। एक एरिया में सैंपल स्टडी किया गया, 40% वुमेन है, एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वेयर 45 एज अ होल, एंड परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर? अच्छा, तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। बोल रहा है कि एक जगह पे सर्वे हुआ और टोटल वुमेन है 40%, ठीक है। तो एक जगह पे सर्वे हुआ, वुमेन मतलब हम लोग फीमेल लिख ले, फीमेल, और यहाँ पर लिख लेते हैं मेल, ठीक है। फीमेल है किसी जगह पे 40%, ठीक है, फीमेल है किसी जगह पे 40%, एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर 45 एज ए होल, ठीक है। अब ये जो 45 कॉफी ड्रिंकर है, कॉफी ड्रिंक करते हैं, ये एज ए होल है, मतलब मेल फीमेल मिक्सड अप है, एंड परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20। अच्छा, ये कॉफी ड्रिंकर में मेल जो है वो है 20, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 80, ठीक है, 80-20। अच्छा, अब व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर? अगर 80%, 80% मतलब कितना हो जाएगा, 45 का 80, 36, है ना। ये परसेंटेज में बोला है, क्वेश्चन में लैंग्वेज बता दिया है परसेंटेज में, तो ये 36 हो जाएगा कॉफी ड्रिंकर, और फीमेल है 40%, यानी 100 अगर टोटल है तो 40% मतलब 40 फीमेल है, 40 फीमेल में अगर 36 जो है वो कॉफी ड्रिंकर है, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हो जाएंगे, 40 माइनस 36 यानी 4। देखते हैं हुआ कि नहीं। ओ 4 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलत हो गया शायद मेरा। A sample study of the people of an area revealed that total number of women were 40%। 40% मतलब out of 100 40 हो गया। अच्छा, फिर and the percentage of coffee drinker were 45 as a whole। अच्छा, परसेंटेज है 45% कॉफी ड्रिंकर है। अच्छा, तो ये 100 में ही करना चाहिए शायद मुझे, एक मिनट,
एक काम करते हैं, 100 में मेल फीमेल बताया है और कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर, तो ये 40 और ये 60, और कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बता रहा है 45 एज ए होल एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर 20%, कॉफी ड्रिंकर में मेल फीमेल 20%, मेल कॉफी ड्रिंकर 20%, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर। अच्छा, तो अगर कॉफी ड्रिंकर 45% है तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 45, मतलब 55% नॉन कॉफी ड्रिंकर। अच्छा, हम लोगों को पूछा है कि फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर। अच्छा, तो फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितने हो जाएंगे, 80%, तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हो जाएंगे, 20% होना चाहिए, फिर नॉन कॉफी ड्रिंकर 20% होना चाहिए ना, तो 100 इंटू 55 इंटू 20%, 11, मतलब मैंने एक जीरो ज्यादा लगाया, एक मिनट, नहीं गलत हो रहा है, मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है, एक मिनट, कुछ तो गलत हो जा रहा है मेरा कंसेप्ट। A sample study of the people of an area revealed that the total number of women were 40%, ठीक है, 100 में 40 वुमेन है, एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वेयर 45% एज ए होल, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो जाएंगे, 55%। अच्छा, 45 एज ए होल एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20%, परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर, तो ये 80% हो जाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 45, ये 45%, मतलब 45%, तो 45 इंटू 20% करने पे कितना आएगा, मेल कॉफी ड्रिंकर 20% बोल रहा है, तो वो हाँ, 60 का 20% नहीं होगा, 60 का 20%, यहाँ पर एज ए होल भी तो बोल रहा है ना, ये ऐसी कुछ मेरे से गलत हो रहा होगा। द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वेयर 45 एज ए होल, अच्छा जितने लोग हैं उसके हिसाब से, मतलब 60 का 20%, अच्छा ऐसे बोल रहा है क्या, 60 का 20%, मतलब 12 लोग, और यहाँ पर हो जाएगा 40 का 80%, तो कितना हो जाएगा 32, तब तो मेरा वैसे ही आ जा रहा है। फिर फीमेल कॉफी ड्रिंकर जो कॉफी नहीं पीती हैं वो हो जाएगा 40 इंटू 20%, तो 8 जन हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर ऑप्शंस तो 8 है नहीं, मेरा तो ऐसा आ रहा था, ये 15 ऑप्शन है, 15 आंसर है, ऐसे तो नहीं हो रहा है। अच्छा, इस तरह से अगर देखें, एज ए होल बोला है ना, तो मतलब टोटल का अगर मान के चलते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, 45% इसमें से मान लेते हैं, मतलब कॉफी नहीं पीते हैं 55 लोग, 55 में से कॉफी नहीं पीते हैं, तो फीमेल मैम कॉफी जो पी, 45 तो 100 के अंदर होगा, 45। हाँ इसीलिए मैंने 100 से ही किया है, 100 के अंदर 45%, मतलब 45, ये 45 जो है कॉफी पीते हैं, तो कॉफी नहीं पीते हैं 55 लोग। अब हमें पूछा है कि कितने ऐसे फीमेल कैरेक्टर है जो कि कॉफी नहीं पीते हैं, तो टोटल फीमेल ही तो 40 जन है। हाँ तो तो मैम 15, मेल मेल का 20% होगा, अगर अगर 60 का 20% होगा तो 12 हो रहा है। 60 का 20% होगा तो ये 12 हो रहा है। मेल में से 20% खाते हैं बोल रहा है, तो हम्म 12 हो रहा है। हम्म तो 45 में 12 लोग मेल है, हम्म 45 कॉफी ड्रिंकर्स में 12 लोग मेल है, तो बाकी बाकी फीमेल तो फीमेल होंगे 33। 33, तो फिर नॉन कॉफी ड्रिंकर तो 7 हो जाएगा, ये 40 मैचअप करने के लिए, मतलब ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे करने से आ जाएगा। यहाँ पर बोला था कि टोटल 45% लोग जो है वो कॉफी पीते हैं, तो कॉफी नहीं पीते हैं कितने, 55%। अब हम लोग इस पे कंसेंट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूछा है कि कॉफी नहीं पीते ऐसे कितनी फीमेल है, तो अगर 55% टोटल पॉपुलेशन, मतलब मेल और फीमेल मिला के 55% अगर कॉफी नहीं पीते हैं, मतलब 55% ऐसे हैं जो कि कॉफी नहीं पीते हैं, वो मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है। तो फीमेल तो टोटल 40 है, तो अगर यहाँ पर
फीमेल जो है यहाँ पर बताया है, देखो कि मेल कॉफी ड्रिंकर है 20, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर है 20, तो यहाँ पर फीमेल हो जाएगा 80, ये 55 हो गया। अच्छा, यहाँ पर फीमेल 40 लोग हैं, 40 में से 55 से अगर हम 40 लेस कर देते हैं ना, तो ये तो मेरा मेल आ जाएगा, फीमेल कैसे आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, हो तो जाना चाहिए, कुछ तो मेरे से छूट जा रहा है। मैम 33 फीमेल ड्रिंकर है तो बाकी 7 तो नॉन फीमेल ड्रिंकर है। हाँ, मेरा भी तो 7 ही आ रहा है, लेकिन देखो 7 का ऑप्शन नहीं, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी तो मैम ड्रिंक? 7 आउट ऑफ 40 हो रहा है ना। परसेंटेज निकालने से कितना आएगा? आंसर तो बोल रहा है 15, 15 हो रहा है, 15 तो नहीं आ रहा है, देखो 15 आ रहा है कि नहीं, हम और एक बार ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट दिन बता देंगे, एक बार ट्राई करके देखते क्लियरली, ठीक है, कुछ तो शायद मेरे से छूट रहा है बताते बताते, या फिर कुछ लाइन जो है हम गलत समझ रहे हैं, बोल रहा कुछ और है, हम कुछ और समझ रहे हैं। एक सेकेंड देख लेते हैं, फिर से एक बार लिख के देख लेते हैं, लास्ट ट्राई। यहाँ पर बोला है a sample study of the people of an area revealed that the total number of women were 40% and the percentage of coffee drinker were 45 as a whole। 100 लोगों का दो बाइफर्केशन करेंगे, एक हो जाएगा मेल फीमेल पे और दूसरा हो जाएगा कॉफी ड्रिंकर, उसमें भी मेल फीमेल, तो फीमेल है 40%, तो मेल है 60%, मतलब नंबर में देखे तो 60 मेल है और 40 फीमेल है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। फिर बोल रहा है कि एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वेयर 45 एज ए होल। अच्छा, अब कॉफी ड्रिंकर है, इसमें से 45% यानी कि 45 लोग। अच्छा, एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20, परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर 20% जो है वो मेल कॉफी ड्रिंकर है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे इस पे चेक करें, 45 इंटू 20%, ऐसे करने से 9 आ रहा है, जैसे बता रहे थे फीमेल कॉफी ड्रिंकर 9 हो जाएंगी, तो फिर नॉन कॉफी ड्रिंकर माइनस करने से तो ऐसे नहीं होगा। मेल कॉफी ड्रिंकर 20, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर? ये कॉफी ड्रिंकर हो गई फीमेल, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हो जाएंगे? नॉन कॉफी ड्रिंकर ये हो जाएंगी 55%, यानी 55 लोग, ठीक है, तो ये 20% मेल और यहाँ पर फीमेल, तो ये 80% हो जाएगा, और ये है 45। अगर मेल 20% मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेल 20% मतलब 12 लोग, और फीमेल 9, यानी यहाँ पर बचेगा 31, तब तो नहीं हो रहा है ऐसे करके। कॉफी ड्रिंकर 45, तो 45 माइनस अगर हम 12 कर लेते हैं, वैसे भी यहाँ 9 नहीं, फिर यहाँ पर 33 होना चाहिए, है ना, अगर ये टोटल 45 होगा, ये 20% बता रहा है, तो ये तो फिर 33 होना चाहिए, -47, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो गलत हो जा रहा है, ठीक है, हम देखेंगे क्या हो रहा है, कुछ छूट जा रहा है, शायद कुछ गलत समझ रहे हैं। ये ना, ये 2 से लेके यहाँ पर 7 तक इस तरह का ही कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, तुम लोग एक बार देख सकते हो, और ये जो सेट सी है, यहाँ पर भी छोटा ही है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही है, अगर चाहो तो करके देख सकते हो, ये उतना जरूरी नहीं है सेट सी, लेकिन सेट बी कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको इंक्लूड कर लेंगे, सेट बी और
बाकी देखते हैं कि इसके बाद सेट भी तो करेंगे, सेट सी अगर मुझे लगेगा करवाना चाहिए तभी करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का एमसीक्यू नहीं होता है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमारा कैलकुलेटिव पार्ट आएगा। पर तुम लोग करके देख सकते हो, सेट भी काफी इंटरेस्टिंग है, अलग अलग ऐसा पजल है, तो कुछ तो हो रहा है जो मेरे दिमाग में अभी तो नहीं आ रहा है, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा है। आंसर 50 नहीं होगा, गलत आंसर नहीं है, ठीक है, कुछ तो है इस वजह से नहीं आ रहा है। तुम लोग ट्राई करके देखना, होगा कुछ लैंग्वेज में पढ़ के देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, अभी तो हो नहीं रहा है तो इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम।